अध्याय 1। राक्षस के हृदय में मृत्यु के बाद भी कभी पश्चाताप नहीं होता। फेंग युआन, चुपचाप स्प्रिंग बॉटम सिकाड़ा को सौंप दो और मैं तुम्हें तुरंत मौत दे दूंगा। बूढ़े कमीने फेंग, अब और विरोध करने की कोशिश करना बंद करो। आज न्याय के सभी प्रमुख गुट सिर्फ तुम्हारे शैतानी ठिकाने को नष्ट करने के लिए एक साथ आ गए हैं। यह जगह पहले से ही अपरिहार्य जालों से ढकी हुई है। इस बार तुम्हारा सिर जरूर काटा जाएगा। फेंग युआन, तुम शैतान हो सिर्फ इसलिए कि तुम स्प्रिंग बॉटम सिकाड़ा की खेती करना चाहते थे। तुमने हजारों लोगों को मार डाला। तुमने बहुत से अक्षम्य जघन्य पाप किए हैं। राक्षस, 300 साल पहले तुमने मेरा अपमान किया था, मेरे शरीर की पवित्रता छीन ली थी, मेरे पूरे परिवार को मार डाला था और मेरी 9 पीढ़ियों को मार डाला था। उस पल से मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। फेंग युआन गहरे हरे रंग के कपड़े पहने हुए था जो फटे हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसने चारों ओर देखा। खून से सने वस्त्र पहाड़ी हवा में युद्ध ध्वज की तरह हल्के से लहरा रहे थे। शरीर पर लगे अनगिनत घावों से ताजा खून बह रहा था। थोड़ी देर वहां खड़े रहने से ही फेंग युआन के पैरों के नीचे खून का एक बड़ा तालाब जमा हो गया था। शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, अब कोई रास्ता नहीं था। यह तो पहले से तय था कि उनकी मृत्यु यहीं होगी। फेंग युआन उसकी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझता था, लेकिन मृत्यु के सामने भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह शांत थी। उसकी निगाहें शांत थीं, उसकी आंखें कुएं के गहरे पानी के कुंडों की तरह थीं, इतनी गहरी कि लगता था कि उनका कोई अंत नहीं है। न्याय के प्रमुख गुटों ने उसे घेर लिया था, जिसमें सिर्फ अनुभवी बुजुर्ग ही नहीं थे, बल्कि युवा और प्रतिभाशाली नायक भी थे। बुरी तरह से गिरे हुए फेंग युआन के इर्द गिर्द कुछ लोग दहाड़ रहे थे, कुछ लोग उपहास कर रहे थे, कुछ की आंखें रोशनी से चमक रही थीं, कुछ अपने घावों को पकड़े हुए भयभीत होकर देख रहे थे। वे हिले नहीं, हर कोई फेंग युआन के अंतिम हमले से सावधान था। 6 घंटे तक यह तनावपूर्ण क्षण चलता रहा। शाम होने तक सूरज ने अपनी किरणें पहाड़ के किनारे पर बिखेरी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह में आग लग गई हो। फेंग युआन, जो पूरे समय एक मूर्ति की तरह चुप था, ने धीरे से अपना शरीर घुमाया। योद्धाओं का समूह अचानक सतर्क हो गया और वे सभी एक बड़ा कदम पीछे हट गए। अब तक फेंग युआन के पैरों के नीचे की ग्रे पहाड़ी चट्टान गहरे लाल रंग की हो चुकी थी। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। सूर्यास्त के बाद अचानक उस पर एक चमकदार चमक आ गई। अस्त होते सूरज को देखते हुए फेंग युआन हल्के से हंसा। नीले पहाड़ के ऊपर सूरज डूबता है, शरद ऋतु का चाँद वसंत की हवा के साथ। सुबह बालों की तरह महीन होती है और रात बर्फ की तरह। चाहे आप सफल हो या असफल, जब आप पीछे देखते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। जब उसने यह कहा तो पृथ्वी पर उसके पिछले जीवन की यादें उसकी आंखों के सामने उभर आईं। वह मूल रूप से पृथ्वी पर रहने वाले एक चीनी विद्वान थे, जो संयोग से इस दुनिया में आए थे। उन्होंने 300 साल तक कठिन जीवन जिया और 200 साल और जिए। उनकी जिंदगी के लगभग 500 साल पलक झपकते ही बीत गए। हृदय की गहराइयों में दबी हुई अनेक स्मृतियां पुनः जीवंत होने लगीं, उनकी आंखों के सामने अंकुरित होने लगीं। मैं अंत में असफल हो गया, फेंग युआन ने अपने दिल में भावुक होकर आह भरी, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। यह अंतिम परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने पहले से ही कल्पना कर ली थी। जब उन्होंने शुरुआत में अपना निर्णय लिया था, तो उन्होंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था। राक्षस होने का मतलब है निर्दयी और क्रूर होना, हत्यारा और विध्वंसक होना। स्वर्ग या धरती पर ऐसी किसी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया का दुश्मन बन जाना, फिर भी इसके परिणाम भुगतने पड़े। यदि मैंने अभी अभी जो स्प्रिंग बॉटम सिकाड़ा विकसित किया है वह प्रभावी है,
तो भी मैं अपने अगले जीवन में एक राक्षस बनूंगा। इस विचार के साथ फेंग युआन खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। दुष्ट राक्षस, तुम किस बात पर हंस रहे हो? सभी सावधान रहें, राक्षस अपने अंतिम क्षणों से पहले हमला करने वाला है। जल्दी करो और स्प्रिंग बॉटम सिकाड़ा को आत्मसमर्पण कर दो। सरदारों का समूह आगे बढ़ा। इस समय एक जोरदार धमाके के साथ फेंग युआन ऊर्जा के एक चकाचौंध भरे उभार में डूब गया। वसंत की बारिश चुपचाप किंग माओ पर्वत पर बरस रही थी। रात काफी हो चुकी थी, हल्की बारिश के साथ हल्की हवा चल रही थी। फिर भी किंग माओ पर्वत अंधकार से ढका नहीं था। पहाड़ के किनारे से लेकर नीचे तक दर्जनों छोटी रोशनियां एक चमकदार पट्टी की तरह चमक रही थीं। ये रोशनियां ऊंची इमारतों से चमक रही थीं, हालांकि यह 10,000 रोशनियों के बराबर तो नहीं कहा जा सकता था, फिर भी इनकी संख्या कुछ हजार ही थी। पहाड़ पर गुयू वन गांव स्थित था, जो विशाल एकाकी पहाड़ को मानव सभ्यता का समृद्ध स्पर्श देता था। गुयू गांव के बीच में एक शानदार मंडप था। इस समय एक भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा था और रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमकीली थी, जो महिमा से चमक रही थी। पूर्वजों, कृपया हमें आशीर्वाद दें। हम प्रार्थना करते हैं कि यह समारोह असाधारण प्रतिभा और बुद्धिमत्ता वाले कई युवा पुरुषों को लाएगा, जो अपने परिवारों को नया खून और उम्मीदें लाएंगे। गुयू कबीले के मुखिया की शक्ल मध्यम आयु की थी, उसकी कनपटी सफेद हो रही थी और वह भूरे पीले रंग के फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ औपचारिक सफेद वस्त्र पहने हुए था। उसका शरीर सीधा था, उसके हाथ एक साथ बंधे हुए थे, आंखें कसकर बंद थीं और वह ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा था। वह एक लंबे काले किस के सामने खड़ा था। किस पर 3 परतें थीं, सभी पर पूर्वजों की स्मारक पट्टिकाएं रखी हुई थीं। पट्टियों के दोनों ओर तांबे की धूप बत्ती थी, जिसका धुआं उठ रहा था। उसके पीछे 10 से ज्यादा लोग उसी तरह घुटनों के बल बैठे थे। उन्होंने ढीले सफेद औपचारिक कपड़े पहने हुए थे और वे सभी कबीले के बुजुर्ग, महत्वपूर्ण सदस्य और वे लोग थे जिनके पास बहुत अधिकार था। प्रार्थना समाप्त करने के बाद गुयू कबीले के मुखिया ने अपने दोनों हाथों से कमर झुकाकर फर्श पर दबाव डाला और दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही माथा भूरे पीले फर्श से टकराया, हल्की धमाकों की आवाज सुनाई दी। उसके पीछे बुजुर्ग और महत्वपूर्ण कबीले के सदस्य गंभीरतापूर्वक और शांतिपूर्वक उसका अनुसरण कर रहे थे। इसके साथ ही हॉल में हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगीं और सिर फर्श पर टकराने लगे। जब समारोह समाप्त हो गया, तो लोगों की भीड़ धीरे धीरे जमीन से उठी और चुपचाप पवित्र मंदिर से बाहर चली गई। दालान में बुजुर्गों की भीड़ से राहत की सांसें सुनाई देने लगीं और माहौल हल्का हो गया। धीरे धीरे चर्चा का शोर बढ़ने लगा। समय बहुत तेजी से उड़ता है, पलक झपकते ही 1 साल बीत जाता है। पिछला समारोह ऐसा लगता है जैसे कल ही हुआ हो, मैं अभी भी उसे स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ। कल वार्षिक भव्य समारोह का उद्घाटन है। मुझे आश्चर्य है कि इस वर्ष कौन सा नया वंश सामने आएगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ बेहद प्रतिभाशाली युवा सामने आएंगे। गुयू कबीले ने पिछले 3 सालों से किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को उभरते नहीं देखा है। सहमत हूँ। बाई गांव, शियोंग गांव में इन कुछ सालों में कुछ प्रतिभाशाली प्रतिभाएं उभरी हैं। खास तौर पर बाई कबीले से बाई निंगबिंग, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा काफी भयानक है। यह स्पष्ट नहीं था कि बाई निंगबिंग का नाम किसने लिया था, लेकिन बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता झलकने लगी। लड़के की योग्यताएं शानदार थीं, केवल 2 वर्ष के प्रशिक्षण की छोटी सी अवधि में ही वह तीसरे स्तर के गु मास्टर के स्तर तक पहुंच गया था। युवा पीढ़ी में उन्हें सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति कहा जा सकता है। यह इस हद तक था कि पुरानी पीढ़ी भी होनहार युवाओं से दबाव महसूस कर सकती थी। समय के साथ वह अनिवार्य रूप से बाई कबीले का स्तंभ बन जाएगा। कम से कम वह एक स्वतंत्र रूप से मजबूत योद्धा भी होगा। इस तथ्य पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ।
लेकिन इस वर्ष समारोह में भाग लेने वाले युवाओं के लिए सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। आप सही कह रहे हैं, फेंग जी के शरीर में एक युवा प्रतिभा दिखाई दी है। 3 महीने बाद बोलने में सक्षम, 4 महीने बाद चलने में सक्षम, 5 साल की उम्र में वह कविता सुनाने में सक्षम था। असाधारण रूप से बुद्धिमान, विशेष रूप से प्रतिभाशाली लगता है। यह कितना अफसोस की बात है कि उसके माता पिता जल्दी मर गए। अब उसका पालन पोषण उसके चाचा और चाची कर रहे हैं। हाँ, इस व्यक्ति में कम उम्र में ही बुद्धि है और बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। हाल के वर्षों में मैंने उसकी रचनाएं जियांग जिंग जियू, योंग मेई और जियांग चेंग जी सुनी हैं। क्या प्रतिभा है! गुयू कबीले का मुखिया पैतृक मंदिर से बाहर निकलने वाला आखिरी व्यक्ति था। धीरे से दरवाजा बंद करने के बाद उसने गलियारे में कबीले के बुजुर्गों के बीच चल रही चर्चाओं को सुना। वह तुरंत समझ गया कि बुजुर्ग लोग उस समय गु युएफांग युआन नामक युवक के बारे में चर्चा कर रहे थे। कबीले के मुखिया के रूप में उत्कृष्ट और प्रमुख युवाओं पर ध्यान देना स्वाभाविक है। और ऐसा हुआ कि गुयू फेंग युआन जूनियर्स में सबसे अधिक आकर्षक था। अनुभव से पता चला है कि जिन लोगों की युवावस्था में फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, या जिनके पास वयस्कों के बराबर ताकत होती है, या जिनमें अन्य महान जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं, उन सभी के पास उत्कृष्ट साधना योग्यताएं होती हैं। अगर यह बच्चा ए ग्रेड की क्षमता दिखाता है, तो बहुत सावधानी से वह बाई निंग बिंग के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। भले ही वह बी ग्रेड हो, भविष्य में वह गुयू कबीले का बैनर भी बन सकता है। लेकिन इस तरह की शुरुआती बुद्धिमत्ता के साथ बी ग्रेड का प्रतिशत इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ए ग्रेड होना बहुत संभव है। इस विचार के साथ गुयू कबीले के मुखिया ने अपने होठों को धीरे से मुस्कुराहट में लपेट लिया। तुरंत खांसते हुए उसने कबीले के बुजुर्गों का सामना किया और कहा, सब लोग, समय बहुत हो गया है। कल के उद्घाटन समारोह के लिए आप सभी को आज रात अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और अपनी ऊर्जा के स्तर का ध्यान रखना चाहिए। उसके शब्दों से बुजुर्ग चौंक गए। वे एक दूसरे की ओर सावधानी से देखने लगे। कबीले के मुखिया के शब्दों का आशय अच्छा था, लेकिन हर कोई जानता था कि वह क्या कहना चाह रहा था। हर साल इन युवा प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु बड़े लोग आपस में लड़ते थे, जिससे कान लाल हो जाते थे और सिर से खून बहने लगता था। उन्हें अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और कल तक खुद को तरोताजा रखना चाहिए जब प्रतियोगिता शुरू होगी। खास तौर पर उस गुयू फेंग युआन के साथ, जिसकी ए ग्रेड क्षमता बहुत बड़ी थी। इस तथ्य को छोड़कर कि उसके माता पिता दोनों मर चुके थे, और यह भी कि वह फेंग जी के वंश के बचे हुए 2 वंशजों में से एक था। अगर कोई उसे अपने हाथों में लेकर अपने परिवार की वंशावली में लाने में सक्षम हो जाता है, तो बहुत सावधानी और प्रशिक्षण के साथ वह खुद को 100 साल की समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। हालांकि मैं आगे बढ़कर वही कहूंगा जो पहले कहा जाना चाहिए। जब आप प्रतिस्पर्धा करें, तो निष्पक्ष और ईमानदारी से करें। किसी भी चाल या साजिश की अनुमति नहीं है, या कबीले की एकता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कृपया आप सभी इसे ध्यान में रखें, कबीले के मुखिया ने सख्त निर्देश दिया। हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम हिम्मत नहीं करेंगे। हम इसे ध्यान में रखेंगे। तो फिर शुभ रात्रि, कृपया अपना ख्याल रखें। कबीले के बुजुर्ग लोग गहरे विचारों के साथ धीरे धीरे तितर बितर हो गए। कुछ ही देर बाद लंबा गलियारा शांत हो गया। वसंत की बारिश की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और कबीले का मुखिया हल्के से खिड़की की ओर चला गया। तुरंत ही उसने पहाड़ की ताजी नम हवा में सांस ली। उसे कितनी ताजगी महसूस हुई। यह अटारी की 3री मंजिल थी। कबीले के मुखिया ने खिड़की से बाहर देखा। वह पूरे गुयू गांव का आधा हिस्सा देख सकता था। भले ही रात काफी हो चुकी थी, फिर भी गांव के अधिकांश घरों में रोशनी जल रही थी, जो असामान्य बात थी। कल उद्घाटन समारोह है और यह सभी के सर्वोत्तम हितों को प्रभावित करता है।
कबीले के लोगों के दिलों में एक तरह का उत्साहपूर्ण लेकिन तनावपूर्ण माहौल था और इस तरह स्वाभाविक रूप से कई लोग ठीक से सो नहीं पाए। यह कबीले के भविष्य की उम्मीदें हैं। उसकी आंखों में कई रोशनियां नाच रही थीं। कबीले के मुखिया ने आह भरी। ठीक उसी क्षण दो स्पष्ट आंखें चुपचाप रात में चमकती उन्हीं रोशनियों को देख रही थीं, जो अंदर से जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। गुयुगाव, यह 500 साल पहले की बात है। ऐसा लगता है कि वसंत शरद ऋतु सिकाड़ा वास्तव में काम करता है। फेंग युआन चुपचाप देखता रहा, खिड़की के पास खड़ा रहा, हवा से बारिश को अपने शरीर पर पड़ने दिया। स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा का उपयोग समय को उल्टने के लिए किया जाता है। 10 बड़े रहस्यमय गु रैंकिंग में स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा 7वें स्थान पर आने में कामयाब रहा। स्वाभाविक रूप से यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। संक्षेप में, यह पुनर्जन्म पाने की क्षमता है। स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा के उपयोग से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। 500 साल पहले के समय में वापस जा रहा हूँ। फेंग युआन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी नजर अपनी युवा और कोमल पीली हथेलियों पर टिकी हुई थी। फिर उसने धीरे से उन्हें जकड़ लिया, अपनी पूरी ताकत से इस वास्तविकता की सच्चाई को गले लगा लिया। खिड़की की चौखट पर हल्की हल्की बारिश की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और बहुत देर बाद उन्हें खोला। उसने आह भरते हुए कहा, 500 साल का अनुभव, यह वाकई एक सपने जैसा लगता है। लेकिन वह यह स्पष्ट रूप से जानता था, यह निश्चित रूप से कोई सपना नहीं था। अध्याय 2, 500 वर्ष के ज्ञान के साथ अतीत में जाना। अनुवादक स्काई फैरो, संपादक स्काई फैरो। किंवदंती में कहा गया है कि इस दुनिया में समय की एक नदी मौजूद है। यह दुनिया के समय प्रवाह और परिसंचरण का समर्थन करती है। और स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा की शक्ति का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति ऊपर की ओर यात्रा कर सकता है और अतीत में वापस जा सकता है। इस पौराणिक कथा पर कई विरोधाभासी राय हैं। कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते और कुछ लोग इसकी सच्चाई पर संदेह करते हैं। वास्तव में बहुत कम लोग इस पर विश्वास करने का साहस कर पाते हैं, क्योंकि हर बार जब कोई स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा का उपयोग करता है तो उसे अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है तथा अपने पूरे शरीर और साधना को इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरक शक्ति बनाना पड़ता है। ऐसी कीमत बहुत महंगी है और जो बात लोग स्वीकार नहीं कर सकते वह यह है कि अपनी जान देकर कीमत चुकाने के बाद उन्हें यह भी नहीं पता कि परिणाम क्या होगा। इसलिए अगर किसी के पास स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा भी है तो वे इसे इतनी अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या होगा अगर अफवाहें झूठी हों और यह सिर्फ एक घोटाला हो? अगर फेंग युआन को ऐसी स्थिति में नहीं डाला जाता तो वह भी इतनी जल्दी इसका इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अब फेंग युआन पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि सच्चाई की वास्तविकता उसकी आंखों के सामने रखी गई है और इसे नकारना संभव नहीं था। उसका वास्तव में पुनर्जन्म हुआ है। यह सिर्फ अफसोस की बात है। शुरू से ही मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, सैकड़ों हजारों लोगों को मारा, स्वर्ग को भी क्रोधित किया और लोगों के प्रतिशोध को भड़काया। इस अच्छे गुण को पाने और निखारने के लिए कई तरह की पीड़ा और कठिनाइयों से गुजरा। फेंग युआन ने एक आह भरते हुए सोचा। भले ही उसका पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा उसके साथ नहीं आया। हजारों प्राणियों में मनुष्य सबसे महान है। गु स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। गु हजारों तरह के आकार और अजीबोगरीब और रहस्यमयी किस्म के होते हैं। इनकी गिनती करना मुश्किल है। कुछ गु एक बार या 2 या 3 बार इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, और कुछ गु को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक कि इसका इस्तेमाल अपनी सीमा से ज्यादा न किया जाए। ऐसा कहा जा सकता है कि यह संभव है कि स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा उन प्रजातियों में से एक है जिनका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है तथा उसके बाद वे हमेशा के लिए लुप्त हो जाती हैं।
लेकिन अगर यह चला भी गया, तो भी मैं दूसरे को निखार सकता हूँ। मैंने अपने पिछले जीवन में ऐसा किया है, मैं इस जीवन में ऐसा क्यों नहीं कर सकता? दया के विचारों को एक तरफ रख देने के बाद फेंग युआन के दिल में महत्वाकांक्षी और दृढ़ भावनाएं फूट पड़ी। पुनर्जन्म पाने में सक्षम होने के लिए इस तथ्य ने स्प्रिंग बॉटम सिकाड़ा की हानि को पूरी तरह से स्वीकार्य बना दिया। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके पास कुछ कीमती चीज थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसने सब कुछ खो दिया। यह अनमोल खजाना था उनकी 500 वर्षों की यादें और अनुभव। उसकी यादों में सभी तरह के खजाने और कीमती सामान हैं, जिन्हें इस समय में अभी तक किसी ने नहीं खोला है। सभी बड़ी घटनाएं और घटनाएं वह इतिहास की नसों से आसानी से समझ सकता है। अनगिनत संख्या में आकृतियां हैं, कुछ छिपे हुए स्तरों के पूर्ववर्ती हैं, कुछ प्रतिभाशाली हैं, कुछ लोग अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं। साथ ही जीवन के इन 500 वर्षों में श्रम साध्य साधना और समृद्ध युद्ध अनुभव की यादें हैं। इन सभी यादों और अनुभवों के साथ उन्होंने निस्संदेह समग्र स्थिति और आने वाले अवसरों को समझ लिया था। अच्छी योजना और क्रियान्वयन के साथ वह स्थिति को बहुत उग्रता और शान से सशक्त बना सकते थे। अब यह कोई समस्या नहीं थी कि वह दूसरों से एक कदम आगे निकल सकते थे, ऊंची सीमाओं को तोड़ सकते थे। तो मैं इस बारे में कैसे सोचूं? फेंग युआन अविश्वसनीय रूप से समझदार था। उसने खुद को संभाला और खिड़की के बाहर रात की बारिश का सामना करते हुए विचार किया। इस विचार के साथ चीजें जटिल लगने लगीं। एक पल के लिए सोचने के बाद उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। 500 साल का समय काफी लंबा समय था। उन लंबी उलझी हुई यादों का जिक्र न करें जिन्हें याद नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि खजानों के छिपे हुए स्थानों या लोगों की विशेष मुलाकातों को याद करना भी बहुत था, लेकिन मुख्य मुद्दा यह था कि स्थान एक लंबी दूरी पर थे और निश्चित समय पर उन तक पहुंचना या जाना पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात साधना है। अभी मैं अपना आदिम सागर भी नहीं खोल पाया हूँ, गो मास्टर बनने के मार्ग पर कदम भी नहीं रखा है। मैं तो बस एक नश्वर हूँ। मुझे जल्दी से साधना करनी है, इतिहास के साथ तालमेल बिठाना है और अवसरों का सबसे अच्छा लाभ उठाना है। यह मत भूलिए कि खजानों के ये छिपे हुए स्थान बिना उचित आधार के बेकार थे। इसके बजाय यह भेड़ियों की मांद में घुसकर मौत की तलाश करने जैसा था। इस समय फेंग युआन के सामने समस्या खेती की थी। उसे अपनी नींव का स्तर जितनी जल्दी हो सके उतना बढ़ाना था। अगर वह अपने पिछले जीवन की तरह धीमा होता, तो उसके लिए बहुत देर हो जाती। जितनी जल्दी हो सके साधना करने के लिए मुझे कबीले से संसाधन उधार लेने होंगे। मैं अभी जिस स्थिति में हूँ, उसमें मेरे पास खतरनाक पहाड़ों पर आगे पीछे यात्रा करने की कोई शक्ति या योग्यता नहीं है। एक साधारण पहाड़ी सुअर भी मेरी जान ले सकता है। अगर मैं तीसरे स्तर के गो मास्टर की साधना तक पहुंच सकता हूं, तो मेरे पास खुद को बचाने और पहाड़ छोड़ने के साधन होंगे। राक्षसी मार्ग पर साधना करने वाले 500 वर्षीय व्यक्ति की दृष्टि से किंग माओ पर्वत बहुत छोटा लगता है, गुयुए गांव तो पिंजरे जैसा लगता है। लेकिन पिंजरे ने जहां स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया, वहीं पिंजरे की मजबूत सलाखें एक निश्चित प्रकार की सुरक्षा भी प्रदान की। इस छोटी सी अवधि में मैं बस इस पिंजरे में ही रहूंगा। जब तक मैं तीसरे स्तर के गो मास्टर तक पहुंच सकता हूं, मैं इस बेचारे पहाड़ को छोड़ सकता हूं। सौभाग्य से कल जागृति समारोह है, मैं जल्द ही गो मास्टर के रूप में प्रशिक्षण शुरू कर सकूंगा। जब उसने जागरण समारोह के बारे में सोचा तो उसके दिल में दबी पुरानी यादें फिर से उभर आई। प्रतिभा हुआ। वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, उसकी निगाह खिड़की के बाहर केंद्रित थी। इसी समय उसके कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और एक युवा किशोर अंदर आया। बड़े भाई, आप बारिश में खिड़की के पास क्यों खड़े हैं? वह युवक दुबला-पतला था, फेंग युआन से थोड़ा छोटा। उसका चेहरा फेंग युआन के चेहरे से काफी मिलता जुलता था।
जैसे ही फेंग युआन ने इस युवक को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, उसके चेहरे पर एक उलझन भरी झलक उभर आई। यह तुम हो, मेरा जुड़वा छोटा भाई, उसने अपनी भौहें उठाई, उसका भाव फिर से ठंडे उदासीनता में बदल गया। फेंग झेंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने पैरों की उंगलियों को देखा, यह उसका खास अंदाज है। मैंने देखा कि बड़े भाई की खिड़की बंद नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर उसे बंद कर दूं। कल जागरण समारोह है, बहुत देर हो चुकी है, और बड़े भाई आप अभी तक सोए नहीं हैं। अगर चाचा चाची को पता चल गया तो शायद वे चिंतित हो जाएंगे। फेंग झेंग को फेंग युआन की ठंडक पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब से वह छोटा बच्चा था, उसका बड़ा भाई हमेशा से ऐसा ही रहा है। कभी कभी वह सोचता, शायद एक जीनियस भी ऐसा ही होता है, जो आम लोगों से अलग होता है। हालांकि वह अपने बड़े भाई जैसा ही दिखता था, लेकिन उसे लगता था कि वह चींटी की तरह साधारण है। वे दोनों एक ही समय में एक ही गर्भ से जन्मे थे, फिर भी स्वर्ग इतना अन्यायी क्यों है? उसका बड़ा भाई प्रतिभा से भरपूर था, जबकि वह खुद पत्थर की तरह साधारण था। उसके आसपास के सभी लोग जब उसका जिक्र करते तो कहते, यह फेंग युआन का छोटा भाई है। उसकी चाची और चाचा उसे लगातार अपने बड़े भाई से सीखने के लिए कहते थे। यहाँ तक कि जब वह कभी कभी आईने में देखता, तो उसे अपना चेहरा देखकर घिन आती। ये विचार कई सालों से चल रहे थे, दिन रात उसके दिल में गहराई से जमते जा रहे थे। जैसे कोई बड़ा पत्थर उसके दिल पर दबाव डाल रहा हो। इन कुछ सालों में फेंग झेंग का सिर और भी नीचे झुक गया, और वह शांत भी होता गया। चिंतित, अपनी चाची और चाचा के बारे में सोचते हुए फेंग युआन चुपचाप हंस पड़ा। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि कैसे इस दुनिया के माता पिता दोनों ने कबीले के एक मिशन में अपनी जान गंवा दी थी। जब वह केवल 3 वर्ष का था, तो वह और उसका छोटा भाई अनाथ हो गए थे। पालन पोषण के नाम पर उसके चाची और चाचा ने उसके माता पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत को हड़प लिया, तथा उसके छोटे भाई और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उसने शुरू में एक सामान्य व्यक्ति बनने की योजना बनाई थी, यहाँ तक कि अपनी क्षमताओं को छिपाने और अपने समय का इंतजार करने की भी योजना बनाई थी। हालांकि उसका जीवन कठिन था, इसलिए फेंग युआन के पास अपनी कुछ प्रतिभाओं को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तथाकथित प्रतिभा महज एक परिपक्व और बुद्धिमान आत्मा है, जो पृथ्वी की कुछ लोकप्रिय प्राचीन कविताओं को अपने साथ लेकर आई है। इससे वह लोगों को चौंका देने और ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा। बाहरी दुनिया के दबाव के कारण युवा फेंग युआन ने खुद को बचाने के लिए एक ठंडा उदासीन भाव रखने का फैसला किया, जिससे किसी भी रहस्य को उजागर करने की संभावना कम हो गई। समय के साथ ठंडापन एक आदत बन गई जिसे व्यक्त करने की उसे आदत थी। इस प्रकार उसके चाचा चाची अब उस पर और उसके छोटे भाई पर कठोर व्यवहार नहीं करते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए और वे बड़े होते गए, भविष्य अधिक आशावादी होता गया और बेहतर व्यवहार बढ़ता गया। यह प्रेम नहीं था, बल्कि एक प्रकार का निवेश था। यह हास्यास्पद है कि उसके छोटे भाई ने कभी इस सच्चाई को नहीं देखा। न केवल उसे उनकी चाची और चाचा ने धोखा दिया, बल्कि उसने अंदर ही अंदर नाराजगी भी दबानी शुरू कर दी। हालांकि अब वह एक अच्छे स्वभाव वाला और ईमानदार लड़का लग रहा था, लेकिन फेंग युआन की यादों में जब उसके भाई को ए ग्रेड की प्रतिभा का पता चला तो कबीले ने उसे पालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके बाद अंदर दबी हुई सारी नाराजगी, ईर्ष्या और नफरत बाहर आ गई, और कई बार फेंग झेंग अपने ही बड़े भाई को निशाना बनाता, दबाता और उसका जीवन मुश्किल बना देता। जहां तक उनके अपने ग्रेड का सवाल है, तो वह केवल सी ग्रेड प्रतिभा थी। भाग्य को मजाक करना बहुत पसंद है। जुड़वा बच्चों की जोड़ी, बड़े वाले के पास सिर्फ सी ग्रेड की प्रतिभा थी, लेकिन उसे 1 दर्जन सालों से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। छोटे वाले को हमेशा अनदेखा किया जाता था, लेकिन वह ए ग्रेड की प्रतिभा वाला था।
जागरण समारोह के परिणामों ने कबीले को स्तब्ध कर दिया था। उसके बाद दोनों भाइयों के साथ व्यवहार अचानक बदल गया था। छोटा भाई स्वर्ग की ओर उठता हुआ अजगर जैसा था, बड़ा भाई फीनिक्स पक्षी जैसा था जो धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद उसे अपने छोटे भाई से अनेक कष्ट और परेशानियां झेलनी पड़ी। उसकी चाची और चाचा की ठंडी निगाहें, कबीले के लोगों की अवमानना। क्या वह इससे नफरत करता था? फेंग युआन को अपने पिछले जीवन में इससे नफरत थी। उसे अपनी प्रतिभा की कमी से नफरत थी। उसे इस बात से नफरत थी कि कबीला कितना बेरहम था। उसे इस बात से नफरत थी कि किस्मत कितनी अन्यायपूर्ण थी। लेकिन अब अपने 500 साल के जीवन के अनुभवों के साथ इस पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार करने के लिए उसका दिल वास्तव में शांत था, न कि नफरत का एक टुकड़ा। नाराजगी से क्या हासिल होने वाला था? दूसरे दृष्टिकोण से सोचने पर क्या वह अपने छोटे भाई, चाची और चाचा को समझ सकता था, यहाँ तक कि 500 साल बाद उन दुश्मनों को भी जिन्होंने उस पर हमला किया था। बलवान दुर्बल को खा जाता है, योग्यतम का ही अस्तित्व बना रहता है। ये हमेशा से इस दुनिया के नियम रहे हैं। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हमेशा अवसरों को भुनाने की कोशिश करता है। युद्ध और हत्याओं के बीच ऐसा क्या है जिसे समझा नहीं जा सकता? 500 वर्षों के जीवन के अनुभव ने उन्हें यह सब समझने में सक्षम बनाया है, वह भी ऐसे हृदय से जो अमृता प्राप्त करना चाहता है। अगर कोई उसके इस प्रयास को रोकने की कोशिश करता है, तो चाहे वह कोई भी हो, वह उसे मार देगा और बच जाएगा। उसके दिल में ख्वाहिशें बहुत बड़ी थीं। इस रास्ते पर कदम रखना दुनिया को अपना दुश्मन बनाना था और उसे अकेले रहना था, मारना था। यह 500 वर्षों के जीवन का समापन था। बदला लेना मेरा उद्देश्य नहीं है, राक्षसी मार्ग समझौता नहीं करता। यह कहते हुए वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका और अपने छोटे भाई को एक हल्की सी नजर से देखा। तुम जा सकते हो। फेंग झेंग का दिल कांप उठा जब उसने महसूस किया कि उसके भाई की आंखें बर्फ की धार की तरह तीखी थीं, जो उसके दिल की गहराई में उतरती प्रतीत हो रही थीं। ऐसी निगाहों के नीचे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बर्फ में नंगा पड़ा है और कोई रहस्य नहीं छिपा पा रहा है। तो फिर मैं कल आपसे मिलूंगा, बड़े भाई। आगे कुछ कहने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण फेंग झेंग ने धीरे से दरवाजा बंद किया और चला गया। अध्याय 3। कृपया एक तरफ हट जाए और भाग जाएं। अनुवादक स्काई फेरो, संपादक स्काई फेरो। बैंग बैंग बैंग। रात्रि गश्त कर रहे चौकीदार ने ताल से ताली बजाई। आवाजें ऊंचे स्तंभों वाले घरों तक फैल गईं। फेंग युआन ने अपनी सूखी पलकें खोलीं जबकि उसका दिल चुपचाप सोच रहा था, भोर होने से पहले का समय हो चुका है। कल रात वह बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत देर तक सोचता रहा। उसने बहुत सी योजनाएं बनाई। शायद वह सिर्फ 2 घंटे से ज्यादा सोया था। इस शरीर ने साधना शुरू नहीं की है, उसकी ऊर्जा उतनी प्रबल नहीं है और इसलिए उसका शरीर और मन अभी भी थकावट में डूबा हुआ था। हालांकि 500 साल के अनुभव के साथ फेंग युआन ने काफी पहले ही इस बात जैसा दृढ़ संकल्प बना लिया था। नींद से वंचित इस तरह की थकावट उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसने तुरंत ही अपना पतला रेशमी कंबल हटा दिया और सलीके से उठ खड़ा हुआ। उसने खिड़की खोली और पाया कि बसंत की बारिश रुक चुकी थी। धरती, पेड़ों और जंगली फूलों की खुशबू का मिश्रण उसका स्वागत कर रहा था। फेंग युआन को लगा कि उसका सिर साफ हो गया है, उसकी नींद साफ साफ धुल गई है। अभी सूरज उग ही रहा था, आसमान अभी भी गहरा नीला था, न अंधेरा न चमकीला। चारों ओर देखने पर हरे बांस और लकड़ी से बने ऊंचे मकान, पहाड़ के विपरीत हल्के हरे रंग का समुद्र प्रतीत हो रहे थे। ऊंचे घरों में कम से कम 2 मंजिलें थीं। यह पहाड़ के लोगों के लिए घर की अनूठी संरचना थी। पहाड़ के असमान भूभाग के कारण पहली मंजिल पर लकड़ी के बड़े बड़े खंभे हैं, दूसरी मंजिल पर लोग रहते हैं। फेंग युआन और उनके भाई फेंग जेन दूसरी मंजिल पर रहते थे।
युवा मास्टर फेंग युआन, आप जाग रहे हैं। मैं ऊपर जाकर आपके नहाने का इंतजार करूंगी। इस समय नीचे से एक युवती की आवाज आई। नीचे देखते हुए फेंग युआन ने अपने निजी नौकर शेन कुई को देखा। उसका रूप रंग औसत से थोड़ा ही बेहतर था, लेकिन उसने अच्छे कपड़े पहने थे। शेन कुई ने लंबी आस्तीन और पतलून के साथ एक हरे रंग का लबादा पहना था। उसके पैरों में कढ़ाई वाले जूते थे और उसके काले बालों में मोती की हेयरपिन थी। सिर से लेकर पैर तक उसका शरीर युवा जोश से भरपूर था। वह पानी का एक कटोरा लेकर खुशी से फेंग युआन को देखती रही और ऊपर चली गई। पानी सही गर्म तापमान पर था और इसका इस्तेमाल चेहरा धोने के लिए किया जाता था। अपना मुंह धोने के बाद उसने अपने दांतों को साफ करने के लिए बर्फ के नमक के साथ एक विलो टहनी का इस्तेमाल किया। शेन कुई ने धीरे से इंतजार किया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें वसंत की तरह जीवंत थीं। जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसने फेंग युआन को कपड़े पहनने में मदद की। इस प्रक्रिया के दौरान उसके मोटे स्तन उसकी कोहनी या उसकी पीठ पर कुछ बार रगड़ खा रहे थे। फेंग युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका हृदय जल की तरह शांत था। यह नौकरानी कुछ और नहीं बल्कि उसकी चाची और चाचा की निगरानी करने वाली लड़की थी और एक घमंडी और निर्दयी लड़की थी। पिछले जन्म में उसने उसे मोहित कर लिया था, लेकिन जागरण समारोह के बाद जब उसकी स्थिति गिर गई तो उसने तुरंत अपना सिर घुमा लिया और उसे अनगिनत तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। जब फेंग झेंग आया तो उसने देखा कि शेन कुई फेंग युआन के कपड़ों की सिलवटों को ठीक कर रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक थी। इन वर्षों में अपने बड़े भाई के साथ रहते हुए फेंग युआन की देखरेख में उसके पास एक नौकर भी था जो उसकी सेवा करता था। हालांकि उसका नौकर शेन कुई जैसी कोई जवान लड़की नहीं थी, बल्कि एक मोटी और बूढ़ी औरत थी। मुझे आश्चर्य है कि शेन कुई किस दिन इस तरह मेरा इंतजार कर सकती है। आश्चर्य है कि कैसा लगता है, फेंग झेंग ने अपने दिल में सोचा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं की। फेंग युआन के प्रति उसके चाचा चाची का पक्षपातपूर्ण प्रेम सभी के लिए कोई रहस्य नहीं था। शुरू में उसके पास उसकी सेवा करने के लिए नौकर भी नहीं था। यह फेंग युआन ही था जिसने पहल करके फेंग झेंग के लिए नौकर मांगने का फैसला किया। हालांकि मालिक और नौकर की हैसियत में अंतर था, लेकिन आमतौर पर फेंग झेंग शेन कुई को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी मां शेन वन थी जो उसके चाची और चाचा के साथ खड़ी थी। मां शेन पूरे घर की देखभाल करने वाली थी। उसकी चाची और चाचा का पूरा भरोसा होने के कारण उसका अधिकार कम नहीं था। ठीक है, साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। फेंग युआन ने अधीरता से शेन कुई के मुलायम छोटे हाथों को हटा दिया। उसके कपड़े बहुत पहले से साफ सुथरे थे, वह बस उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। शेन कुई और उसके भविष्य की चमक के लिए फेंग युआन के पास ए ग्रेड प्रतिभा होने की संभावना बहुत बड़ी थी। अगर वह उसकी उपपत्नी बन सकती है, तो वह नौकरानी की स्थिति से मालिक की स्थिति में पहुंच सकती है। यह काफी बड़ा कदम था। अपने पिछले जन्म में फेंग युआन को उसके द्वारा धोखा दिया गया था और उसके मन में शेन कुई के लिए भावनाएं थीं। अपने पुनर्जन्म के बाद वह एक धधकती आग की तरह साफ था, उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। तुम जा सकते हो, फेंग युआन ने शेन कुई की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वह अपनी आस्तीन की कफ ठीक कर रहा था। शेन कुई ने थोड़ा मुंह बनाया। उसे लगा कि आज फेंग युआन का अजीब व्यवहार अजीब और परेशान करने वाला था। वह बिगड़ैल तरीके से जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके ठंडे और भ्रमित स्वभाव से डरकर उसका मुंह कुछ बार खुला और बंद हुआ। फिर उसने हाँ कहा और आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट गई। क्या आप तैयार हैं? फेंग युआन ने फेंग झेंग से पूछा। उसका छोटा भाई दरवाजे पर खड़ा था, उसका सिर अपने पैरों की उंगलियों को देखने के लिए झुका हुआ था। उसने हल्के से हाँ कहा। फेंग झेंग वास्तव में चौथी पहर से ही जाग रहा था। वह फिर से सो जाने के लिए बहुत घबराया हुआ था।
वह चुपचाप बिस्तर से उठ गया और बहुत पहले ही तैयार हो गया, उसकी आंखों में काले घेरे थे। फेंग युआन ने सिर हिलाया। अपने पिछले जन्म में वह अपने छोटे भाई के विचारों के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन इस जन्म में वह कैसे नहीं समझ सकता था। लेकिन अभी यह उसके लिए अर्थहीन था और उसने हल्के से कहा, तो चलो। इसलिए दोनों भाई घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हम उम्र कई युवा मिले, जो दो दो या तीन तीन के समूह में थे और साफ तौर पर एक ही जगह जा रहे थे। देखो दोस्तों, ये फेंग भाई हैं। उनके कान सावधानी से की गई छोटी छोटी बातों को सुन सकते थे। जो आगे चल रहा है वह फेंग युआन है। यह वही फेंग युआन है जिसने कविताओं की रचना की है, उनमें से कुछ ने जोर दिया। तो यह वही है। उसके चेहरे पर भावहीनता है, जैसे उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं है। जैसा कि अफवाहों में कहा जाता है, किसी ने ईर्ष्या और जलन से भरे खट्टे स्वर में कहा, अगर तुम उसके जैसे होते तो तुम भी वैसा ही व्यवहार कर सकते थे। किसी ने उस व्यक्ति के खिलाफ ठंडे स्वर में जवाब दिया, एक तरह का असंतोष छिपाते हुए। फेंग झेंग भावशून्य होकर सुनता रहा। वह लंबे समय से इस तरह की चर्चा का आदी था। अपना सिर नीचे किए वह चुपचाप अपने बड़े भाई के पीछे चला गया। अब तक भोर की रोशनी क्षितिज पर छा चुकी थी और फेंग युआन की परछाई उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन फेंग युआन को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह अंधेरे में जा रहा है। यह अंधेरा उसके बड़े भाई की ओर से आ रहा था। शायद इस जीवन में वह अपने भाई की कैद वाली विशाल छाया से कभी मुक्त न हो सके। उसे अपनी छाती पर दबाव महसूस हुआ, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यह भयानक एहसास उसे घुटन शब्द के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। यह बातचीत इस कहावत का एक अच्छा उदाहरण है। जो लोग असाधारण प्रतिभा वाले होते हैं, वे आसानी से दूसरों में ईर्ष्या पैदा कर देते हैं। फेंग युआन ने चारों ओर हो रही गपशप को सुनते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में सोचा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब यह घोषणा की गई कि उनमें सी ग्रेड की प्रतिभा है, तो उन्हें दुश्मनों ने घेर लिया और लंबे समय तक कठोर, तिरस्कारपूर्ण शीतलता सहनी पड़ी। उसके पीछे फेंग झेंग की सांसें धीमी हो गईं और उसने सुनना बंद करने की कोशिश की। फेंग युआन अपने पिछले जीवन में जो नहीं समझ पाया था, उसे वह इस जीवन में सूक्ष्मता से समझ पाया। यह उसकी गहरी अंतर्दृष्टि की क्षमता थी जो उसने 500 साल के जीवन के अनुभवों से हासिल की थी। उसे अचानक अपनी चाची और चाचा के बारे में याद आया कि वे कितने षड्यंत्रकारी थे। उसे निगरानी के लिए शेन कुई दिया और उसके छोटे भाई को एक बूढ़ी नर्स दी। जीवन की अन्य चीजों को शामिल नहीं किया जो उनके बीच अलग थीं। इन सभी कार्यों के पीछे इरादे थे। वे उसके छोटे भाई के दिल में दुख पैदा करना चाहते थे और भाइयों के बीच दरार पैदा करना चाहते थे। लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि उन्हें कम मिला है या नहीं। लोगों को इस बात की चिंता है कि जो मिला है वह ठीक से वितरित हुआ है या नहीं। अपने पिछले जीवन में उसके अनुभव बहुत कम थे, जबकि उसका छोटा भाई बहुत मूर्ख और भोला था। इस प्रकार उसकी चाची और चाचा ने सफलतापूर्वक उनके बीच दरार पैदा कर दी। जागृति समारोह के साथ पुनर्जन्म लेने के बाद ऐसा लग रहा था कि स्थिति को बदलना मुश्किल था। लेकिन फेंग युआन के बुरे तरीकों और बुद्धि के साथ ऐसा नहीं है कि स्थिति को बदला नहीं जा सकता। उसके छोटे भाई को पूरी तरह से दबाया जा सकता है। उस युवा शेन कुई को वह जल्दी ही रखेल बना सकता है। अपनी चाची और चाचा और कबीले के बुजुर्गों को न भूलें, उनके पास उन्हें हराने के कम से कम कई 100 तरीके थे। लेकिन मुझे ऐसा करने का मन नहीं है। फेंग युआन ने लापरवाही से आह भरी। तो क्या हुआ अगर वह उसका अपना छोटा भाई था? खून के रिश्ते के बिना उसका छोटा भाई सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था। वह उसे कभी भी आसानी से छोड़ सकता था। तो क्या हुआ अगर शेन कुई और भी सुंदर हो गई? प्यार और वफादारी के बिना वह सिर्फ मांस का एक ढेर थी। उसे रखेल बनाकर रखना, वह इसके लायक नहीं है।
तो क्या हुआ अगर वह उसकी चाची और चाचा या कबीले के बुजुर्ग थे? वे तो बस जीवन में राहगीर हैं। इन लोगों को हराने के लिए मेहनत और ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी? हे, जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आते, तब तक तुम एक तरफ जाकर भाग सकते हो। मुझे तुम्हारी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। वन माँ शेन एक उपाधि या महिला को उसकी स्थिति के अनुसार बुलाने का तरीका है। अध्याय 4 गुयू फेंग युआन। अनुवादक स्काई फैरो। संपादक स्काई फैरो। सूरज आसमान में उगता है। सूरज की किरणें चमकती हैं। पहाड़ का कोहरा बहुत घना नहीं है। तेज किरणें आसानी से गुजर जाती हैं। 100 से ज्यादा 15 साल के युवा कबीले के मंडप के सामने जमा हुए। कबीले का मंडप गांव के बीच में था, 5 मंजिल तक पहुंचता था और इसकी छतें नुकीली थीं, इसकी कड़ी सुरक्षा थी। मंडप के सामने चौक था और मंडप में गुयुए के पूर्वजों की स्मारक पट्टिकाओं का मंदिर था। कबीले के मुखिया की हर पीढ़ी मंडप में रहती थी। हर बड़े समारोह या बड़ी घटना के साथ कबीले के बुजुर्ग यहाँ इकट्ठा होते और बैठकों पर चर्चा करते। यह पूरे गांव का अधिकार केंद्र था। अच्छा, आप सभी समय के पाबंद हैं। आज जागरण समारोह है। यह आपके जीवन का महान मोड़ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरे साथ आ जाओ। इस समय जिम्मेदार व्यक्ति अकादमी का एक बुजुर्ग था। उसकी दाढ़ी और बाल सफेद थे और वह बहुत उत्साहित था क्योंकि वह युवा किशोरों को मंडप में ले जा रहा था। हालांकि वे ऊपर नहीं गए, बल्कि एक बड़े हॉल के प्रवेश द्वार से होते हुए नीचे ले जाए गए। एक निर्मित पत्थर की सीढ़ी से नीचे उतरते हुए वे एक भूमिगत गुफा में चले गए। युवाओं के समूह ने आश्चर्यचकित और विस्मयकारी आवाजें निकालीं। भूमिगत गुफा सुंदर थी। स्टैलेक्टाइट्स इंद्रधनुष के रंगों से चमक रहे थे। यह रोशनी युवाओं के चेहरों पर चमक रही थी। नियन रंग बहुत खूबसूरत थे। फेंग युआन भीड़ में घुल-मिल गया था और चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अपने दिल में उसने सोचा, सैकड़ों साल पहले गुयू कबीले के लोग किंग माओ पर्वत पर आए और केंद्रीय भूमि से दक्षिण सीमा पर पलायन करने के बाद बस गए। यह तब था जब उन्हें इस भूमिगत गुफा में एक आत्मा का झरना मिला। यह आत्मा झरना बड़ी संख्या में आदिम पत्थरों का उत्पादन करता है। यह कहा जा सकता है कि यह गुयू गांव की नींव थी। वे कई 100 कदम चले। अंधेरा होने लगा और पानी की आवाजें धीरे धीरे सुनाई देने लगीं। एक कोने में मुड़ने के बाद एक त्रिझांग-चौड़ी वन भूमिगत नदी ने उनका स्वागत किया। अब तक स्टैलेक्टाइट्स की रंगीन रोशनी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, फिर भी अंधेरे में नदी से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। यह रात के आसमान की तारों वाली नदी की तरह थी। गुफा की अंधेरी गहराई से नदी बह रही थी। क्रिस्टल साफ पानी के अंदर मछलियां, जलीय पौधे और यहाँ तक कि नदी के नीचे की रेत भी देखी जा सकती थी। नदी के सामने फूलों का समुद्र था। यह गुयू कबीले के बारीकी से उगाए गए मून ऑर्किड थे। सुंदर नीले और गुलाबी रंग की पंखुड़ियां अर्धचंद्राकार आकार की थीं। फूलों के तने जेड जैसे थे। फूल का केंद्र प्रकाश के नीचे मोतियों से निकलने वाली गर्म चमक की तरह चमक रहा था। पहली नजर में अंधेरे पृष्ठभूमि में फूलों का समुद्र अनगिनत मोतियों से युक्त नीलेहरे कालीन से ढके हुए भूमि के एक विशाल टुकड़े जैसा दिखता है। चाद ऑर्किड बहुत सारे गो के लिए भोजन है। इस फूल समुद्र को कबीले का सबसे बड़ा खेती का माध्यम कहा जा सकता है। फेंग युआन ने जानबूझकर खुद से सोचा, वाह कितना सुंदर, यह सचमुच सुंदर है। इस नए दृश्य ने युवा किशोरों की आंखें खोल दी। उनमें से प्रत्येक की आंखों से उत्साह और चिंता की भावनाएं चमक रही थीं। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हारा नाम पुकारता हूँ। जिन लोगों का नाम पुकारा जाता है, उन्हें इस नदी से होकर दूसरे किनारे तक चलना चाहिए। जितना हो सके उतना आगे चलो, बेशक जितना आगे जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्या तुम सब ठीक हो? बुजुर्ग ने कहा। सब ठीक है, युवकों ने जवाब दिया।
दरअसल यहाँ आने से पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों या बड़ों से इस बारे में बात करते सुना था। यह तो सभी जानते हैं कि आप जितना आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रतिभा उतनी ही निखर कर आएगी। आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। गुयू चेनबो बुजुर्ग ने नाम सूची पकड़ी और पहले व्यक्ति को पुकारा। नदी चौड़ी थी लेकिन गहरी नहीं थी, यह एक युवा के घुटनों तक पानी में डूबी हुई थी। चेनबो का चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था जब वह फूलों के समुद्र के किनारे पर कदम रख रहा था। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह एक अदृश्य दबाव महसूस कर सकता था, जैसे कि उसके सामने एक दीवार थी जिसे वह देख नहीं सकता था, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। इस क्षण के दौरान उसके पैरों के पास के फूलों ने अचानक एक कमजोर सफेद रोशनी दी। प्रकाश चेनबो के चारों ओर इकट्ठा हुआ और उसके शरीर में प्रवेश किया। एक पल के लिए चेनबो ने दबाव कम महसूस किया, उसे रोकने वाली अदृश्य दीवार अचानक नरम लगने लगी। इसके साथ चेनबो ने अपने दांत पीस लिए और अपनी ताकत जुटाते हुए आगे बढ़ गया। उसने कठोरता से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, फिर भी 3 कदम चलने के बाद उसके सामने की दीवार फिर से पहले जैसी सख्त हो गई। इस प्रकार वह आगे नहीं चल सका। यह देखकर बुजुर्ग ने आह भरी। जो कुछ हुआ उसे रिकॉर्ड करते हुए उसने कहा, गुयू चेनबो, 3 कदम, गु मास्टर बनने के लिए कोई प्रतिभा नहीं। अगला, गुयू जाओजी। चेनबो का चेहरा पीला पड़ गया था और वह नदी पार करके वापस उन युवकों के पास जा रहा था। वह अपने दांत भींच रहा था। प्रतिभा के बिना वह एक सामान्य इंसान की तरह रह सकता था और कबीले में सबसे निचले स्थान पर रह सकता था। उसका कद डगमगा रहा था, यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, मानो वास्तविकता ने उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी हों। कई लोग उसे दयनीय निगाहों से देख रहे थे, जबकि कई लोग नदी पार कर रहे दूसरे व्यक्ति को घूर रहे थे। अफसोस की बात यह थी कि यह युवक केवल 4 कदम ही आगे बढ़ सका, इसमें प्रतिभा भी नहीं थी। हर किसी में गु मास्टर बनने की प्राकृतिक प्रतिभा नहीं होती। आमतौर पर अगर 10 में से 5 लोगों में प्रतिभा हो तो यह बुरा नहीं है। गु कबीले में यह अनुपात अधिक है, जो 6 लोगों तक पहुंचता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुयू कबीले के पूर्वज, पहली पीढ़ी के कबीले के नेता एक प्रसिद्ध, पौराणिक और शक्तिशाली व्यक्ति थे। साधना के कारणों से उनके वंश में शक्तिशाली जीन थे। इस प्रकार गुयू कबीले में प्रतिभा की औसत गुणवत्ता आमतौर पर अधिक थी क्योंकि वे अपनी नसों में उसका खून लेकर चलते थे। लगातार 2 असफलताओं के साथ अंधेरे में दृश्य देख रहे अन्य बुजुर्गों ने बदसूरत चेहरे बनाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि कबीले के मुखिया की भी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगले ही पल अकादमी के बुजुर्ग ने तीसरा नाम पुकारा, गुयू मोबेई। यहाँ लिनेन के कपड़े पहने एक घोड़े जैसे चेहरे वाले युवक ने हल्के से आवाज लगाई और आगे बढ़ा। वह लंबा कद का था, अपने साथियों की तुलना में बहुत मजबूत दिख रहा था। उसके चारों ओर एक बहादुर आभा थी। उसने कुछ ही कदमों में नदी पार की और विपरीत किनारे पर पहुंच गया। 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम, एक के बाद एक छोटी रोशनियां उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह 36 कदम तक नहीं पहुंच गया, फिर वह अंततः आगे नहीं बढ़ सका। नदी किनारे खड़े युवा चौंककर आंखें फाड़कर देख रहे थे। अकादमी के बुजुर्ग ने खुशी से कहा, अच्छा गुयू मोबेई, बी ग्रेड की प्रतिभा। यहाँ आओ, मुझे अपना आदिम समुद्र दिखाओ। गुयू मोबेई अकादमी के बड़े छात्र के पास वापस चला गया। छात्र ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे किशोर के कंधे पर रख दिया, अपनी आंखें बंद करके ध्यान से जांच की। फिर उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और सिर हिलाया, कागज पर लिख दिया, गुयू मोबेई, 6x6 नाप का आदिम समुद्र, सख्ती से प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस विशेष प्रतिभा को 4 ग्रेडों से मापा जा सकता है, ए ग्रेड से डी ग्रेड तक। एडी ग्रेड प्रतिभा वाले युवा जो 3 साल तक शिक्षित होते हैं, वे रैंक 1 वरिष्ठ गु मास्टर बनने में सक्षम होंगे, परिवार की नींव बनेंगे।
2 साल की साधना के बाद ऐसी ग्रेड प्रतिभा वाले युवा आमतौर पर रैंक 2 वरिष्ठ गु मास्टर बनने में सक्षम होंगे, जो कबीले की रीढ़ बन जाएंगे। एबी ग्रेड प्रतिभा का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर भविष्य के कबीले के बुजुर्ग बनते हैं। 6-7 साल के प्रशिक्षण के साथ वे रैंक 3 गु मास्टर बन जाएंगे। और जब ए ग्रेड की बात आती है, भले ही वह सिर्फ एक ही क्यों न हो, तो पूरे कबीले के लिए बहुत अच्छी किस्मत लेकर आती है। बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रतिभा के साथ लगभग 10 साल में वे रैंक 4 गु मास्टर बन सकते हैं। उस समय वे कबीले के मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक यह गुयू मोबेई बड़ा होता है, अंततः वह गुयू कबीले के बुजुर्गों में से एक बन जाएगा। यही कारण है कि अकादमी के बुजुर्ग खुशी से हंसे। अंधेरे में देख रहे बुजुर्गों ने भी राहत की सांस ली। फिर वे सभी ईर्ष्या से अपने बीच के बुजुर्गों में से एक को देखने लगे। यह बुजुर्ग भी घोड़े के चेहरे वाला था, जिसे गुयुमो बेई के दादा गुयुमो चेन के नाम से जाना जाता था। उसके चेहरे पर पहले से ही मुस्कान थी। उसने अपने पुराने दुश्मन को उकसाते हुए देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है? मेरा पोता बुरा नहीं है, गुयुची लियान। गुयुची लियान के सिर पर लाल बाल थे। उसने दूसरों को जवाब न देते हुए झुंझलाहट में हम कहा। यह स्पष्ट था कि उसके चेहरे का भाव वास्तव में गहरा था। 1 घंटे बाद आधे युवा पहले ही फूलों के समुद्र से गुजर चुके थे। उनमें से काफी संख्या में सी और डी ग्रेड के प्रतिभाशाली लोग थे, जबकि उनमें से आधे में कोई प्रतिभा नहीं थी। वंश परंपरा कमजोर होती जा रही है। इन कुछ सालों में वंश परंपरा को मजबूत करने के लिए वंश परंपरा के चौथे दर्जे के कोई गुरु नहीं थे। चौथी पीढ़ी के वंश प्रधान एकमात्र 5वें दर्जे के गुरु थे, लेकिन अंत में वे भी फ्लावर वाइन भिक्षु के साथ ही मर गए और अपने पीछे कोई वंशज नहीं छोड़ा। गुयु वंश की बाद की पीढ़ी की प्रतिभाएं कमजोर होती जा रही हैं, वंश प्रधान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। इस समय अकादमी के बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, गुयुची चेन। यह नाम सुनते ही सभी बुजुर्गों ने गुयुची लियान की ओर देखा। यह गुयुची लियान का पोता था। गुयुची लियान का शरीर छोटा और नाटा था और उसके चेहरे पर दाग धब्बे थे। वह अपनी मुट्ठी भींचे हुए था और उसका पूरा चेहरा पसीने से तर था। यह स्पष्ट था कि वह बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही वह विपरीत किनारे पर पहुंचा, छोटी छोटी रोशनियां उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। 36 कदम सीधे चलने के बाद वह रुक गया। एक और बी ग्रेड अकादमी का वरिष्ठ छात्र चिल्लाया। युवकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे गुयुची चेन ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। हा, 36 कदम, 36 कदम। गुयुची लियान ने गर्व से गुयुमो बेई को घूरते हुए चिल्लाया। इस बार गुयुमो चेन के चेहरे पर कड़वाहट आने की बारी थी। गुयुची चेन, भीड़ के बीच में फेंग युआन ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी को सहलाया। उसकी यादों में कबीले ने गुयुची चेन को कड़ी सजा दी थी, क्योंकि उसने जागृति समारोह के दौरान धोखा दिया था। वास्तव में ची चेन के पास केवल सी ग्रेड की प्रतिभा थी, लेकिन क्योंकि उसके दादा गुयुची लियान ने उसे फर्जी नतीजे देने में मदद की थी, इसलिए वह बी ग्रेड की प्रतिभा वाला दिखाई दिया। सच कहूं तो अगर वह धोखा देना चाहता था, तो फेंग युआन के पास ऐसा करने के अनगिनत तरीके थे। कुछ तरीके तो गुयुची चेन के तरीके से भी ज्यादा सही थे। अगर कोई बी ग्रेड या ए ग्रेड की प्रतिभा सामने आती, तो उसे कबीले की तरफ से बहुत ज्यादा देखभाल मिलती। लेकिन सबसे पहले फेंग युआन का अभी पुनर्जन्म हुआ था। इस स्थिति में धोखा देने की विधि तैयार करना कठिन था। दूसरे, अगर वह धोखा देने में कामयाब भी हो जाता, तो वह अपनी साधना गति को नकली नहीं बना पाता। तब तक उसका पर्दाफाश हो जाता। हालांकि गुयुची चेन अलग था। उसके दादा गुयुची लियान थे, कबीले में सबसे ज्यादा अधिकार रखने वाले 2 बुजुर्गों में से एक। इस तरह ची लियान अपने पोते के लिए पर्दा डालने में सक्षम हो जाता।
गुयुची लियान हमेशा गुयु मोचेन के प्रति शत्रुतापूर्ण था। ये दोनों बुजुर्ग कबीले के दो सबसे बड़े प्रभावशाली अधिकारी हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए उसे अपने पोते की जरूरत होगी जो असाधारण प्रतिभा वाला हो। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वह पीछे से मदद कर रहा था। गुयुची चेन कुछ समय के लिए सच्चाई को छिपाने में सक्षम था। मेरी यादों में अगर वह घटना न होती तो सच्चाई कभी सामने नहीं आती। फेंग युआन की आंखें चमक उठी। उसका दिमाग इस ज्ञान को अपने लाभ के लिए उपयोग करने के तरीके सोचने लगा। अगर वह मौके पर ही मामले को उजागर कर देता तो उसे कबीले से थोड़ा इनाम मिलता, लेकिन फिर वह अत्यधिक शक्तिशाली गुयुची लियान को नाराज कर देता। यह उचित नहीं था। इतने कम समय में वह उन्हें ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता था। कम हैसियत होने के कारण यह उल्टा ही उस पर ही पड़ता। जब वह विचार कर रहा था, उसने अचानक अकादमी के बुजुर्ग को अपना नाम पुकारते हुए सुना, गुयुए फेंग युआन। 1-3 झांग। यह प्राचीन चीन की एक पुरानी माप इकाई है। 1 झांग 3.3 मीटर है। अध्याय 5, पहला मानव और 3 गु, आशा जागृति। अनुवादक स्काई फैरो, संपादक स्काई फैरो। उस क्षण उसके चारों ओर सन्नाटा छा गया। अनगिनत आंखें उस पर टिकी थीं। यह और भी रोमांचक होता जा रहा है, फेंग युआन ने हंसते हुए सोचा। लोगों की निगाहों के सामने वह नदी पार कर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वह अपने ऊपर दबाव की एक परत महसूस कर सकता था। यह दबाव फूलों के समुद्र की गहराई में स्थित आत्मा के झरने से आता था। आत्मा के झरने ने आदिम क्यूई का उत्पादन किया। क्योंकि यहाँ क्यूई बहुत समृद्ध थी, इसने दबाव पैदा किया। लेकिन बहुत जल्दी ही फेंग युआन के पैरों के नीचे लगे फूलों से छोटी छोटी रोशनियां ऊपर की ओर बढ़ने लगीं। रोशनी के ये बिंदु उसके पूरे शरीर को घेर लेते हैं और फिर उसके अंदर समा जाते हैं। ये होप गुहें, फेंग युआन ने सोचा। प्रभारी व्यक्ति ने उन्हें नहीं बताया, लेकिन वह यह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था। प्रकाश का हर बिंदु एक गु है, जिसे होप गु के रूप में जाना जाता है। सबसे पुरानी किंवदंतियों में से एक होप गु के बारे में बात करती है। किंवदंती के अनुसार जब दुनिया का निर्माण हुआ था, तब यह जंगली जंगल की भूमि थी। पृथ्वी पर चलने वाले जंगली जानवरों में से पहला आदमी दिखाई दिया। उसे रेंजू वन के नाम से जाना जाता था, जो कच्चा मांस खाता था और खून पीता था, एक कठिन जीवन जीता था। खास तौर पर जंगली जानवरों का एक समूह था जिसे प्रेडिकेमेंट कहा जाता था। इन जंगली जानवरों को रेंजू का स्वाद बहुत पसंद था और वे उसे खाने के लिए तरसते थे। रेंजू का शरीर पहाड़ की चट्टान जितना मजबूत नहीं था, न ही उसके पास जंगली जानवर के तीखे दांत और पंजे थे। वह मुसीबतों से कैसे लड़ सकता था? उसके भोजन का स्रोत अस्थिर था और उसे पूरे दिन छिपकर रहना पड़ता था। वह प्रकृति की खाद्य श्रृंखला के निचले पायदान पर था और मुश्किल से जीवित रह सकता था। इस समय थ्रीगु उसके पास आए और कहा, जब तक आप हमें सहायता प्रदान करने के लिए अपने जीवन का उपयोग करते हैं, हम इस कठिनाई से बाहर निकलने में आपकी सहायता करेंगे। रेंजू के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह केवल इन थ्रीगु से सहमत हो सकता था। उसने सबसे पहले अपनी जवानी तीनों में से सबसे बड़े गु को दे दी। फिर उस गु ने उसे ताकत दी। ताकत के साथ रेंजू का जीवन बदलने लगा। उसके पास भोजन का एक स्थिर स्रोत होने लगा और वह खुद की रक्षा करने में सक्षम हो गया। उसने बहादुरी और निर्दयता से लड़ाई लड़ी, कई मुश्किलों को हराया। लेकिन जल्द ही उसे तकलीफ हुई और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि ताकत ही सब कुछ नहीं है। इसे ठीक करने और विकसित करने की जरूरत है, न कि अपनी मर्जी से खर्च करने की। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि मुश्किलों के पूरे समूह का सामना करते समय उसकी ताकत अकेले बहुत कम थी। रेंजू ने इस सबक पर बहुत गहराई से सोचा और अपने जीवन के सबसे अच्छे साल तीनों में से सबसे खूबसूरत गुआम को देने का फैसला किया।
और इस तरह दूसरे गुण ने उसे ज्ञान दिया। बुद्धि के साथ रेनजू सोचने और चिंतन करने का तरीका सीखने में सक्षम था। उसने अनुभव जमा करना शुरू किया और पाया कि कई बार जब उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया तो यह ताकत का इस्तेमाल करने से ज्यादा प्रभावी था। बुद्धि और ताकत पर भरोसा करके वह उन सभी लक्ष्यों को जीतने में सक्षम था जो वह पहले नहीं कर सकता था, और कई मुश्किलों को मार डाला। उसने मुश्किलों का मांस खाया और मुश्किलों का खून पिया, दृढ़ता के साथ जीवित रहा। लेकिन अच्छी चीजें हमेशा के लिए नहीं होती और रेनजू बूढ़ा हो गया था और वह और बूढ़ा होता चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी जवानी और बुढ़ापे को ताकत और बुद्धि को बनाए रखने के लिए दे दिया। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उसका दिमाग धीमा हो जाता है। मानव, तुम हमें और क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास हमें देने के लिए और कुछ नहीं बचा है, ताकत और बुद्धि गुण ने कहा जब उन्हें यह एहसास हुआ। वे उसे छोड़कर चले गए। बुद्धि और शक्ति के बिना रेनजू एक बार मुश्किलों से गिरा हुआ था। वह बूढ़ा हो गया था और दौड़ नहीं सकता था, उसके दांत गिर गए थे और वह जंगली फल और पौधे भी नहीं चबा सकता था। जब वह दुर्दशाओं से गिरा हुआ कमजोर होकर जमीन पर गिरा तो उसका दिल निराशा से भर गया। इसी समय तीसरे गुण ने उससे कहा, मानव, मुझे ऊपर ले चलो। मैं तुम्हें दुर्दशा से बाहर निकलने में मदद करूंगा। रेनजू ने रोते हुए कहा, गु, मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। देखो, गु ने मुझे शक्ति और बुद्धि दे दी है। मेरे पास सिर्फ मेरा बुढ़ापा बचा है। हालांकि यह मेरी जवानी और अधेड़ उम्र के बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपना बुढ़ापा दे दूं, तो मेरा जीवन तुरंत खत्म हो जाएगा। भले ही मैं अभी मुश्किलों से गिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं तुरंत नहीं मरूंगा। मैं थोड़ा और जीना चाहता हूँ, चाहे सिर्फ 1 सेकंड और। इसलिए तुम्हें चले जाना चाहिए, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन गु ने कहा, तीनों में से मेरी जरूरतें सबसे छोटी हैं। इंसान, अगर तुम मुझे अपना दिल दे दो, तो यह काफी होगा। तो मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा, रेनजू ने कहा। लेकिन गु, तुम मुझे बदले में क्या दे सकते हो? इस स्थिति में भले ही गु की शक्ति और बुद्धि मेरे पास वापस आ जाए, इससे कुछ नहीं बदलेगा। ताकतवर गु की तुलना में यह गु कमजोर दिखता था और सिर्फ रोशनी की एक छोटी सी गेंद थी। ज्ञानी गु की तुलना में यह सिर्फ एक मंद सफेद रोशनी ही दे पाता था, जो किसी भी तरह से सुंदर नहीं थी। लेकिन जब रेनजू ने इसे अपना दिल दिया, तो इस गु ने अचानक अंतहीन रोशनी दी। इस रोशनी में संकटों ने डर कर चिल्लाया, यह आशा है, गु, वापस जाओ। हम संकटों को आशा से सबसे ज्यादा डर लगता है। मुसीबतें अचानक पीछे हट गईं। रेनजू अवाक रह गया और उस दिन के बाद से जब भी वह मुसीबत का सामना करता, तो वह अपने दिल से उम्मीद करता। इस समय होप गु प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और पहले से ही फेंग युआन के शरीर में प्रवेश कर चुका था। बाहरी दबाव के कारण वे जल्दी से उसके पेट में इकट्ठा हो गए और अनायास ही एक समूह में इकट्ठा हो गए, उसकी नाभि के 3 इंच नीचे। फेंग युआन को अचानक दबाव कम होता महसूस हुआ। वह आगे बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ एक के बाद एक होप गु फूलों के समुद्र से बाहर निकलकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाती और प्रकाश की गेंद में शामिल हो जाती। प्रकाश की गेंद और भी चमकदार होती जा रही थी, लेकिन नदी के किनारे पर मौजूद प्रभारी व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ लीं। होप गु की यह संख्या अपेक्षा से कम है। अंधेरे में फेंग युआन को देख रहे कई बुजुर्गों ने यह दृश्य देखकर यही सोचा। कबीले के मुखिया ने भी भौहें सिकोड़ी। यह निश्चित रूप से ए ग्रेड प्रतिभा का संकेत नहीं था। फेंग युआन ने दबाव को झेलते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। 10 कदम से नीचे का मतलब है कि कोई साधना प्रतिभा नहीं है। 1020 कदम का मतलब है डी ग्रेड प्रतिभा। 2030 कदम सी ग्रेड प्रतिभा होगी। 3040 कदम बी ग्रेड प्रतिभा है।
और 4050 कदम का मतलब ए ग्रेड प्रतिभा होगा। अब तक मैं 23 कदम चल चुका हूँ। 24, 25, 26, 27। फेंग युआन ने अपने मन में गिनती की। जब वह वहां कदम चला तो उसे एक धमाका सुनाई दिया और उसके दोनों गुर्दों के बीच प्रकाश का गोला अपनी सीमा तक पहुंच गया और अचानक फट गया। ऊर्जा का यह विस्फोट केवल उसके शरीर के अंदर ही हुआ, बाहरी लोग इसे नहीं देख सकते। केवल फेंग युआन ही उस पल को महसूस कर सकता था, एक जबरदस्त प्रतिक्रिया। तुरंत उसके शरीर के बारीक बाल खड़े हो गए, उसके रोम छिद्र बंद हो गए, उसका दिमाग तनाव की सीमा तक खिंच गया। कुछ ही देर बाद उसका दिमाग खाली हो गया, उसका पूरा शरीर नरम हो गया मानो वह बादलों में गिर गया हो। उसका दिल शांत हो गया, उसके पतले बाल सपाट हो गए और उसके रोम छिद्र फिर से खुल गए। थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। यह पूरी प्रक्रिया लंबी लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह बहुत कम समय में हुआ। यह एहसास जितनी जल्दी आया था, उतनी ही जल्दी चला भी गया। फेंग युआन कुछ पल के लिए बेहोश हो गया, फिर उसे होश आया। उसने चुपके से अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित किया और पाया कि उसकी नाभि के नीचे और दोनों गुर्दों के बीच में पतली हवा से एक छेद बन गया था। जागृति समारोह सफल रहा। यह अमृतत्व की आशा थी। वन रेन जू, रेन मानव है, जू पूर्वज है। वह एडम और ईव के एडम की तरह पहला मानव है। अध्याय 6, भविष्य की राह दिलचस्प होगी। अनुवादक स्काई फैरो, संपादक स्काई फैरो। यह छिद्र रहस्यमय और असामान्य था। हालांकि यह फेंग युआन के शरीर के अंदर स्थित था, लेकिन साथ ही यह उसके आंतरिक अंगों के साथ एक ही स्थान साझा नहीं कर रहा था। आप कह सकते हैं कि यह अंतहीन रूप से विशाल था, फिर भी एक ही समय में असीम रूप से छोटा था। कुछ लोग इसे पर्पल प्रीफेक्चर कहते हैं, कुछ इसे चाइनीज पूल कहते हैं। हालांकि कई लोग इसे प्राइमवल सी अपर्चर के नाम से जानते हैं। इसका पूरा शरीर गोलाकार है और इसकी सतह बहते हुए सफेद प्रकाश से ढकी हुई है, जैसे प्रकाश की एक पतली परत। यह होपगो से प्रकाश की परत थी जो पहले विस्फोट हो गई थी। प्रकाश की यह पतली झिल्ली छिद्र को सहारा देती थी ताकि वह ढह न जाए, और छिद्र के अंदर स्वाभाविक रूप से आदिम सागर था। समुद्र का पानी दर्पण की तरह चिकना था, जो हरा नीला रंग दिखा रहा था, फिर भी पानी घना था और तांबे की चमक लाता था। केवल रैंक 1 गो मास्टर्स ही इस हरे तांबे के आदिम सार को बना सकते हैं, जिसे हरे तांबे के समुद्र के रूप में जाना जाता है। समुद्र की सतह की ऊंचाई छिद्र के आधे से भी कम थी, यह केवल 44% तक थी। यह भी सी ग्रेड प्रतिभा की सीमा थी। समुद्री जल की हर बूंद शुद्ध आदिम सार थी, जो फेंग युआन के सार, जीवन शक्ति और आत्मा के संघनन का प्रतिनिधित्व करती थी। यह पिछले 15 वर्षों में उनकी जीवन क्षमता का संचय भी था। इस आदिम सार का उपयोग गो मास्टर्स द्वारा गो को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका यह भी अर्थ है कि अब से फेंग युआन ने औपचारिक रूप से रैंक 1 गो मास्टर के मार्ग में प्रवेश किया है। चूंकि छिद्र खुल गया था, इसलिए अब कोई भी आशा गो फेंग युआन के शरीर में प्रवेश नहीं कर सका। फेंग युआन ने खुद को संभाला और महसूस किया कि उसके सामने दबाव दीवार की तरह मोटा था, वह अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। मेरे पिछले जीवन की तरह, वह इस परिणाम पर उदासीनता से मुस्कुराया। तुम आगे नहीं जा सकते, अकादमी के बुजुर्ग ने नदी के उस पार चिल्लाते हुए कहा, उम्मीद की एक छोटी सी डोर थामे हुए। फेंग युआन ने मुड़कर वापस चलते हुए अपने कामों से जवाब दिया। इस समय युवा किशोरों ने भी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। भीड़ में अचानक बातचीत शुरू हो गई। क्या फेंग युआन 27 कदम चला? तो वह सिर्फ सी ग्रेड प्रतिभा था। अविश्वसनीय, उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को केवल सी ग्रेड। भीड़ में से बड़ा उपद्रव भड़क उठा। बड़े भाई, उनमें से गुयु फेंग जेंग ने ऊपर देखा,
फेंग युआन को नदी पार करते हुए देखकर चौंक गया। वह इस बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सका, उसका अपना भाई केवल सी ग्रेड था। उसने हमेशा सोचा था कि उसका बड़ा भाई ए ग्रेड का टैलेंट होगा। नहीं, सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि उसके चाचा चाची और परिवार के कई लोग भी यही सोचते थे। लेकिन अब परिणाम अप्रत्याशित रूप से विपरीत था। अरे, वह केवल सी ग्रेड था। गुयू कबीले के मुखिया ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं, एक गहरी सांस ली, उसकी आवाज में निराशा थी। अंधेरे में खड़े होकर देख रहे बुजुर्गों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली थीं। कुछ लोग भौहें सिकोड़ रहे थे, कुछ सिर झुकाकर बात कर रहे थे, कुछ आह भरकर ऊपर देख रहे थे। क्या परिणाम गलत हो सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यह तरीका तर्क से परे सटीक है। यह कहने की जरूरत नहीं कि हम पूरे समय देख रहे थे, यहाँ तक कि धोखा देना भी मुश्किल है। लेकिन उसके सारे कार्य और पहले की बुद्धिमत्ता, आप उन्हें कैसे समझाएंगे? आदिम समुद्र की उच्च गुणवत्ता वाले युवा वास्तव में ऐसी विशेषताएं प्रदर्शित करेंगे जो सामान्य मनुष्य से बढ़कर होंगी, जैसे कि बुद्धिमत्ता, धारणा, स्मृति शक्ति, चपलता और इसी तरह की अन्य विशेषताएं। दूसरी ओर, इन विशेषताओं का मतलब यह नहीं है कि आदिम प्रतिभा निश्चित रूप से उच्च है। सब कुछ अभी भी परिणामों से निर्धारित होगा। जितनी बड़ी आपकी उम्मीदें उतनी ही बड़ी निराशा होती है। गुयू कबीले की पीढ़ी अब पहली पीढ़ी की तरह नहीं है। उसके मोजे नदी के बर्फीले ठंडे पानी से भीग गए थे, ठंड उसकी हड्डियों में चुभ रही थी। फेंग युआन उसी भावशून्य चेहरे के साथ चल रहा था, भीड़ की ओर उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी। वह अकादमी के बुजुर्ग के भारी चेहरे को साफ देख सकता था और उसे पता था कि 100 से ज्यादा युवा उसे घूर रहे थे। इन निगाहों में आश्चर्य, सदमा, उपहास तथा कुछ लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, जबकि कुछ उदासीन थे। यह वही स्थिति थी जिससे फेंग युआन को न चाहते हुए भी अपना पिछला जीवन याद आ गया। उस दौरान उसे ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। जब वह ठंडी नदी पार कर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया, उसका पूरा शरीर पानी में भीग गया, वह बहुत खोया हुआ महसूस कर रहा था। कोई भी उसे उठाने के लिए आगे नहीं आया। वे निराश, ठंडे भाव और निगाहें तीखे चाकू की तरह थीं, जो उसके दिल में चुभ रही थीं। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था, उसकी छाती दर्द से जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों से नीचे जमीन पर गिर गया हो। जितना ऊंचा आप खड़े होते हैं, उतना ही जोर से गिरते हैं। लेकिन इस जीवन में जब वही दृश्य फिर से दोहराया गया, तो फेंग युआन का दिल शांत हो गया। उसने किंवदंती के बारे में सोचा, जब मुसीबतें आती हैं, तो अपना दिल आशा को दे दो। और आज वह उम्मीद उसके अंदर है। भले ही वह बड़ी नहीं थी, लेकिन यह उन लोगों से बेहतर थी जिनके पास बिल्कुल भी मौलिक प्रतिभा नहीं थी। अगर दूसरे लोग निराश हैं, तो उन्हें निराश होने दो। वे और क्या कर सकते हैं? दूसरों की निराशाओं का मुझसे क्या लेना देना? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने दिल में आशा रखूं। 500 साल की जिंदगी जीने के बाद उन्हें यह समझ में आ गया था कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो दिलचस्प चीजें होती हैं, वे उस प्रक्रिया के दौरान होती हैं जब वह अपने सपनों का पीछा करता है। अपने आसपास के लोगों से यह कहने की जरूरत नहीं है कि वे निराश न हों या उन्हें निराश न करें। अपने रास्ते पर चलो, दूसरों को निराश और दुखी होने दो, जैसा वे चाहें। अकादमी के बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, अगला, गुयू फेंग जेंग। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गुयू फेंग जेंग, बुजुर्ग ने फिर चिल्लाया, उसकी आवाज गुफा के अंदर गूंज उठी। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। फेंग जेंग अचानक सदमे से बाहर आया और जल्दी से बाहर भागा। दुर्भाग्य से वह अपने ही पैर पर ठोकर खाकर गिर गया, उसके सिर पर चोट लगी और वह कराह उठा और नदी में गिर गया। तुरंत ही संपूर्ण गुफा भारी हंसी से भर गई। फेंग भाई,
कुछ खास नहीं, गुयू कबीले के मुखिया ने फेंग झेंग के प्रति एक प्रकार की नाराजगी भरी ऊब महसूस करते हुए उपहास किया। यह बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। फेंग झेंग ने संघर्ष किया और पानी में कूद पड़ा। नदी का तल बहुत फिसलन भरा था, वह ठीक से उठ नहीं पा रहा था। अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद वह और भी ज्यादा बेवकूफ और अनाड़ी लग रहा था। जैसे जैसे उसके कानों में हंसी की आवाजें गूंज रही थीं, उसका दिल और भी घबरा रहा था। लेकिन ठीक इसी समय उसे अचानक एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ जो उसे ऊपर उठा रहा था। उसका सिर आखिरकार पानी की सतह से ऊपर उठा और उसके शरीर ने फिर से संतुलन पा लिया। उसने घबराहट में अपना चेहरा पोंछा और अपनी दृष्टि केंद्रित की। यह वास्तव में उसका बड़ा भाई फेंग युआन था जिसने उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया था। बड़े भाई, उसने कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इसके बजाय वह पानी में घुटन महसूस करने लगा, जिससे उसे तेज खांसी आने लगी। हाँ, फेंग परिवार के मुश्किल बड़े और छोटे भाई। नदी के किनारे किसी ने हंसी उड़ाई। हंसी तेज होती गई, फिर भी अकादमी के बड़े ने बाहर आकर उसे नहीं रोका। वह बहुत उदास था, उसके दिल में निराशा भर गई थी। फेंग झेंग पूरी तरह से असमंजस में था कि क्या करे, और फिर उसने अपने भाई को यह कहते सुना, आगे बढ़ो, भविष्य की राह दिलचस्प होगी। फेंग झेंग आश्चर्य में अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सका। फेंग युआन की पीठ भीड़ की ओर थी, इसलिए वे ठीक से नहीं देख सकते थे, लेकिन फेंग झेंग फेंग युआन से निकलती शांति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जब उसका बड़ा भाई बोल रहा था, तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, जिससे एक गहरी और विचारशील मुस्कान प्रकट हो रही थी। यह स्पष्ट रूप से केवल सी ग्रेड की प्रतिभा थी, फिर भी बड़ा भाई इतना शांत कैसे हो सकता है? फेंग जेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, उसका दिल संदेह से भरा हुआ था। फिर भी फेंग युआन ने कुछ और नहीं कहा। उसने फेंग झेंग की पीठ थपथपाई और मुड़कर चला गया। फेंग झेंग ने फूलों के समुद्र की ओर चलते हुए एक स्तब्ध भाव धारण किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़ा भाई वास्तव में इतना शांत होगा। अगर मैं होता तो मैं। उसने अपना सिर नीचे किया और बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। फिर भी उसे नहीं पता था कि वह एक चमत्कारी दृश्य खेल रहा था। जब वह आखिरकार अपनी कल्पना से बाहर आया, तो वह पहले से ही फूलों के समुद्र में गहराई में था, एक ऐसी दूरी पर खड़ा था जहां उससे पहले कोई और नहीं पहुंच पाया था। 43 कदम। हे भगवान, ए ग्रेड प्रतिभा, अकादमी का वह बुजुर्ग चिल्लाया, ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो गया है। ए ग्रेड, सचमुच ए ग्रेड। 3 साल हो गए हैं, अंततः गुयू कबीले में एक ए ग्रेड प्रतिभाशाली प्रतिभा प्रकट हुई है। अंधेरे में देख रहे कबीले के बुजुर्ग भी उसी समय अपना संयम खोकर चिल्लाने लगे। खैर, फेंग वंश की उत्पत्ति हमारे ची वंश से हुई है, इसलिए हम ची परिवार इस गुएयू फेंग झेंग को अपनाएंगे। गुएयू ची लियान ने तुरंत घोषणा की। यह कैसे संभव है? तुम बूढ़े ची लियान, तुम्हारी नैतिकता और योग्यताएं क्रम से बाहर हैं, लेकिन तुम निश्चित रूप से युवा लड़कों को गुमराह करने में अच्छे हो। इस बच्चे को पालने के लिए मुझे गुयू मोचेन को सौंप देना बेहतर है। गुयू मोचेन ने तुरंत दहाड़ते हुए जवाब दिया। बहस बंद करो। इस बच्चे को पालने के लिए वर्तमान कबीले के नेता से ज्यादा योग्य कोई नहीं है। जिस किसी को भी कोई आपत्ति है, उसे मेरे खिलाफ जाना होगा। गुयू कबीले का मुखिया पागल हो गया था और उसने निराश और हतोत्साहित नजरों पर अपनी लाल लाल निगाहें घुमाई। अध्याय 7। एक गु मास्टर के पास 9 रैंक है, फ्लावर वाइन खजाना छोड़ जाती है। स्काई फैरो संपादक, स्काई फैरो। जल्द ही 1 सप्ताह बीत गया। मनुष्य सभी प्राणियों से ऊपर है, गु स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। इस दुनिया में हजारों प्रजातियां हैं, अनगिनत संख्या में गु हैं। वे हमारे आसपास हर जगह रहते हैं, मिट्टी में, झाड़ियों में, यहाँ तक कि जंगली जानवरों के शरीर पर भी।
जैसे जैसे मनुष्य का प्रसार और विकास जारी रहा, अतीत के विद्वानों ने धीरे धीरे गु के रहस्यों को उजागर किया। जिन लोगों ने इन गु को पोषित करने, परिष्कृत करने और हेरफेर करने के लिए अपने स्वयं के आदिम सार का उपयोग करके छिद्र खोला है, जिन लोगों ने इन विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त किया है, उन्हें हम गु मास्टर्स कहते हैं। और आप सभी ने 7 दिन पहले जागृति समारोह में सफलता पूर्वक अपना छिद्र खोल लिया है। आदिम समुद्र के जमने के साथ अभी आप सभी रैंक 1 गु मास्टर हैं। गांव की अकादमी में अकादमी के बुजुर्ग ने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ बात की। उनके सामने 57 छात्र बैठे थे और ध्यान से सुन रहे थे। गुरु का रहस्य और शक्ति बहुत पहले से ही युवाओं के दिलों में गहराई से समा चुकी थी। इसलिए जो कुछ भी गुरु सिखाते और कहते थे, उसमें छात्रों की बहुत रुचि थी। इस समय एक युवा किशोर ने अपना हाथ उठाया। बुजुर्ग की अनुमति से वह खड़ा हुआ और पूछा, बड़े साहब, मैं यह तब से जानता हूँ जब मैं छोटा था। रैंक 1 गु मास्टर्स, रैंक 2 और इसी तरह के अन्य हैं। क्या आप हमें और विस्तार से समझा सकते हैं? गुरु शिक्षक ने सिर हिलाया और हाथ हिलाकर युवक को बैठने के लिए कहा। गु मास्टर्स के 9 रैंक हैं, नीचे से ऊपर तक, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 से लेकर रैंक 9 तक। हर रैंक को एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है और इसे 4 छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, ऊपरी चरण और शिखर चरण। आप सभी अभी अभी गु मास्टर बने हैं, इसलिए आप सभी रैंक 1 प्रारंभिक चरण हैं। यदि आप सभी अपनी साधना में कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपकी साधना का आधार स्वाभाविक रूप से रैंक 2, यहाँ तक कि रैंक 3 तक आगे बढ़ जाएगा। बेशक आपकी प्रतिभा जितनी अधिक होगी, पदोन्नति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। डी ग्रेड प्रतिभा के लिए आदिम समुद्र छिद्र की लगभग 2-3 परतों को घेरता है। उच्चतम पदोन्नति रैंक 1 से रैंक 2 तक पहुंच सकती है। सी ग्रेड प्रतिभा के लिए आदिम समुद्र छिद्र की 4-5 परतें हैं। आमतौर पर प्रगति रैंक 2 पर रुक जाती है, लेकिन किस्मत से कुछ प्रतिशत लोग रैंक 3 के शुरुआती चरण में आगे बढ़ सकते हैं। बी ग्रेड प्रतिभाओं के पास एक आदिम समुद्र होता है जो छिद्र की 6-7 परतों को घेरता है। वे रैंक 3 तक, यहाँ तक कि रैंक 4 तक भी साधना करने में सक्षम होते हैं। ए ग्रेड प्रतिभा के लिए आदिम समुद्र पर्याप्त है, यह छिद्र की 8-9 परतों को घेरता है। किसी व्यक्ति में इस तरह की प्रतिभा स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक प्रतिभाशाली होती है और गु मास्टर की साधना के लिए सबसे उपयुक्त होती है, जो रैंक 5 तक पहुंचने में सक्षम होती है। जहां तक रैंक 6 और उससे ऊपर के गु मास्टर्स की बात है, वे सभी लीजेंड हैं। मुझे भी उनकी खासियतों के बारे में कुछ पता नहीं है। गुयु कबीले में रैंक 6 के गु मास्टर की कभी उपस्थिति नहीं रही है, लेकिन रैंक 4 और रैंक 5 के गु मास्टर्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं। सुनते समय किशोरों के कान खड़े हो गए और उनकी आंखें चमकने लगीं। उनमें से कई लोग गुयु फेंग झेंग को देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जो पहली पंक्ति में सख्ती से बैठा था। आखिरकार वह एक ए ग्रेड प्रतिभा था। उनकी आंखें ईर्ष्या और जलन की भावनाओं से भरी हुई थीं। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो कक्षा की आखिरी पंक्ति के कोने को घूर रहे थे। कोने में खिड़की के सहारे गुयु फेंग युआन झुका हुआ था, जो मेज पर झुका हुआ गहरी नींद में सो रहा था। देखो, वह अभी भी सो रहा है, किसी ने फुसफुसाया। वह 1 सप्ताह से लगातार सो रहा है, फिर भी अभी तक नहीं जागा, किसी ने बीच में पूछा। और भी है। मैंने सुना है कि वह सारी रात जागकर गांव के किनारे घूमता रहा। कुछ लोगों ने इसे 1 से ज्यादा बार देखा है। जाहिर है कि वह रात में शराब का घड़ा थामे हुए बाहर नशे में धुत रहता है। सौभाग्य से पिछले कुछ सालों में गांव के आसपास के इलाके को साफ कर दिया गया है, इसलिए यह सुरक्षित है। सहपाठी यहाँ वहाँ फुसफुसाते हैं, जिससे सभी तरह की छोटी मोटी गपशप जल्दी से चारों ओर फैल जाती है। अच्छा, झटका तो बहुत बड़ा था।
इतने सालों तक जीनियस कहलाने वाला व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से अंत में सी ग्रेड टैलेंट बन जाता है। हे। काश ऐसा ही होता। सभी लोगों में से उसके अपने छोटे भाई को ए ग्रेड मिला। अभी वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसे सबसे अच्छा उपचार मिल रहा है। छोटा भाई आसमान में उड़ जाता है, जबकि बड़ा भाई जमीन पर गिर जाता है। टुट टुट। जैसे जैसे छात्रों के बीच चर्चा तेज होती गई, अकादमी के बड़े बुजुर्ग की भौहें गहरी होती गईं। पूरी कक्षा में सभी किशोर सम्मानपूर्वक बैठे थे और जीवंतता दिखा रहे थे। इससे फेंग युआन, जो अपनी मेज पर सो रहा था, इतना अलग दिखाई दे रहा था कि उसकी आंखें दुख रही थीं। 1 सप्ताह बीत चुका है, फिर भी वह अभी भी बहुत निराश है। शुरू में मुझे उससे गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कोई व्यक्ति कैसे प्रतिभाशाली हो सकता है, बुजुर्ग ने असंतुष्ट होकर सोचा। उसने इस मामले के बारे में फेंग युआन से कई बार बात की थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फेंग युआन अभी भी वही करता था जो उसे पसंद था। वह हर क्लास में सोता रहता था, जिससे पढ़ाने के प्रभारी बुजुर्ग को बहुत निराशा होती थी। इसे भूल जाओ, वह सिर्फ सी ग्रेड का है। अगर वह इस तरह के आघात को भी नहीं झेल सकता, तो उसे इस तरह के स्वभाव के साथ पालना सिर्फ कबीले के संसाधनों की बर्बादी होगी। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बुजुर्ग का दिल फेंग युआन के प्रति निराशा से भर गया। फेंग युआन सिर्फ सी ग्रेड का था, जबकि उसके छोटे भाई फेंग झेंग की प्रतिभा ए ग्रेड की थी। अब यह ऐसा व्यक्ति था जिसके पालन पोषण के लिए कबीले ने काफी प्रयास किया था। अकादमी के बुजुर्ग जब यह सब सोच रहे थे, तो वह नवीनतम प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे। कबीले के इतिहास में कई मजबूत मास्टर हुए हैं। रैंक 5 के मास्टर के लिए 2 थे। उनमें से एक पहली पीढ़ी के कबीले के मुखिया हैं, हमारे पूर्वज। उन्होंने ही गुयू गांव की स्थापना की थी। दूसरा चौथा कबीले का मुखिया था। उनके पास असाधारण प्रतिभा थी और वे रैंक 5 के गु मास्टर के दायरे तक पहुंचने में सफल रहे। अगर वह घृणित बेशर्म दानव फ्लावर वाइन मॉन्ट के चुपके से हमला करने के लिए नहीं होता, तो वह रैंक 6 हासिल करने में सक्षम हो सकता था, लेकिन कौन जानता है। यह कहते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। मंच के नीचे युवा गुस्से में चिल्लाने लगे। यह सब उस फूल शराब भिक्षु की वजह से है। वह बहुत ही भयावह और चालाक था। यह कितने दुहक की बात है कि हमारा चौथा कुल नेता दयालु था और कम उम्र में ही मर गया। काश मैं कुछ 100 साल पहले पैदा हुआ होता। अगर मैंने उस राक्षस को देखा होता तो मैं उसका बदसूरत चेहरा नोच लेता। चौथे कबीले के मुखिया और फूल मदिरा भिक्षु की कहानी कुछ ऐसी है जिसे पूरा गुयू कबीला जानता है। फ्लावर वाइन मॉन्क भी रैंक 5 का गु मास्टर था, जो अपने समय में दानव गुट के बीच एक बड़े फूल चोर के रूप में कई वर्षों तक प्रसिद्ध था। कुछ 100 साल पहले वह किंग माओ पर्वत पर गया था। उसने गुयू गांव में अपराध करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में चौथी पीढ़ी के कबीले के नेता ने उसे पकड़ लिया। एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद फ्लावर वाइन मॉन्क को इस हद तक पीटा गया कि उसे अपने घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगनी पड़ी। चौथा कबीला मुखिया दयालु था, जो उसकी जान बख्शने का इरादा रखता था। फिर भी फ्लावर विंक मॉन्क ने अचानक एक छिपकर हमला किया, जिससे चौथे कबीले के मुखिया पर भारी घाव हो गए। कबीले का मुखिया गुस्से में आ गया, जिससे फ्लावर वाइन मॉन्क की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उसकी गंभीर चोटें ठीक नहीं हो सकी और इस तरह उसकी मौत हो गई। इसलिए गुयू कबीले के लोगों के दिलों में चौथी पीढ़ी का कबीले का मुखिया एक महान नायक था, जिसने गांव के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। फूल मदिरा भिक्षु हुआ। कक्षा के शोरगुल से जागकर फेंग युआन ने अपनी नींद भरी आंखें खोलीं। उसने अपना शरीर फैलाया और मन ही मन आक्रोश से सोचा, यह फूल मदिरा भिक्षु कहाँ मर गया? ऐसा क्यों है कि पूरे गांव में खोजने के बाद भी मैं उसकी विरासत नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। उसकी यादों में कबीले का एक गु मास्टर था जो दिल टूटा हुआ था और बहुत शराब पीने लगा था।
अब से लगभग 2 महीने बाद वह आदमी बहुत ज्यादा शराब पीकर गांव के बाहर लेटा था। उसकी शराब की तेज सुगंध ने अनजाने में एक शराब के कीड़े को आकर्षित किया। गु मास्टर बहुत खुश था, उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से कृतज्ञ था। शराब का कीड़ा जल्दी से भाग गया और जब गु मास्टर उसका पीछा कर रहा था, तो उसने शराब के कीड़े के निशान का पीछा किया और एक भूमिगत छेद का प्रवेश द्वार खोज लिया और अंदर चला गया। शराब कीड़ा एक बहुत ही कीमती और महंगी किस्म का गु था। आधे नशे में धुत गु मास्टर ने जोखिम उठाने का फैसला किया और छेद में घुस गया, खुद को एक गुप्त भूमिगत गुफा में पाया। उसके बाद उसने फ्लावर वाइन मॉन्क की हड्डियों और उसके द्वारा छोड़ी गई विरासत की खोज की। जब गु मास्टर गांव में वापस आया, तो उसने अपनी खोजों की सूचना दी और तुरंत पूरे कबीले में हलचल मच गई। बाद में उस गु मास्टर को इससे बहुत लाभ हुआ, उसकी साधना का आधार अचानक उत्कृष्ट हो गया। उसका प्रेमी जो पहले उसे छोड़ चुका था, फिर से उसकी ओर आकर्षित हो गया और वह कुछ समय के लिए कबीले की चर्चा का विषय बन गया। दुर्भाग्य से मैंने इस खबर के बारे में केवल कुछ अंश ही सुने हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह खबर कहां से आई है। ऐसा नहीं था कि मुझे पता था कि मैं आज के दिन फिर से जन्म लूंगा। फ्लावर वाइन मॉन्क, तुम दुनिया में कहां मर गए? पिछले कुछ दिनों से वह खूब शराब खरीद रहा था, रात होते ही गांव में घूमता रहता था। वह शराब की खुशबू का इस्तेमाल करके शराब के कीड़े को आकर्षित करना चाहता था। दुर्भाग्य से उसने कभी शराब के कीड़े को आते नहीं देखा, जिससे वह बहुत निराश हुआ। अगर मैं उस शराब के कीड़े को ढूंढकर उसे अपने महत्वपूर्ण गुण में बदल सकूं, तो यह कबीले के मूनलाइट गु से कहीं बेहतर होगा। पलक झपकते ही अप्रैल आ गया, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। फेंग युआन ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। नीले आसमान और सफेद बादलों के नीचे दूर दूर तक हरे भरे पहाड़ फैले हुए थे। पास में ही एक बांस का बाग था। यह किंग माओ पर्वत का अनोखा भालानुमा बांस था। हर बांस की छड़ी एक रेखा की तरह सीधी थी। बांस के सिरे भाले की नोक की तरह असाधारण रूप से तीखे थे। कुछ ही दूरी पर जंगल पहले से ही हरे भरे हो रहे थे। कोमल कोपले पीले हरे रंग के समुद्र में उग आई थीं। बीच बीच में सुंदर और रंग बिरंगी गौरिया शाखाओं पर बैठ जाती थीं। वसंत की हवा बह रही थी, पहाड़ों और नदियों की ताजगी को समेटकर उसे दुनिया में फैला रही थी। बिना जाने ही क्लास लगभग खत्म हो गई थी। अकादमी के बुजुर्ग ने आखिरकार बताया, इस हफ्ते मैंने आप सभी को सिखाया है कि कैसे अपने खुद के छिद्र के आदिम समुद्र पर चिंतन करें और जांच करें, और कैसे ध्यान करें और अपने शरीर के अंदर आदिम सार को कैसे बदलें। अब आप सभी के लिए अपने महत्वपूर्ण गु को परिष्कृत करने का समय है। इस क्लास के खत्म होने के बाद आप सभी अकादमी के गु रूम में जाएंगे और एक गुवॉर्म चुनेंगे। अपना गु चुनने के बाद कृपया घर जाएं और उसे परिष्कृत करने पर ध्यान दें। जब आप आखिरकार अपने गु को परिष्कृत कर लें, तो आप अकादमी में वापस आ सकते हैं और क्लास में भाग लेना जारी रख सकते हैं। साथ ही यह आपका पहला मूल्यांकन है। जो भी इस मूल्यांकन को सबसे पहले पूरा कर लेगा, उसे 20 आदिम पत्थरों की एक उदार राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। अध्याय 1, चीजें हमेशा चीजें ही रहेंगी, लेकिन इंसान बदल जाएगा। अनुवादक स्काई फैरो, संपादक स्काई फैरो। अकादमी के बगल में एक गु कमरा था। गु कमरा बड़ा नहीं था, इसका आकार केवल 60 वर्ग मीटर था। एक गु मास्टर के साधना मार्ग में गु शक्ति की कुंजी है। कक्षा समाप्त होने पर उत्साहित किशोर गु कक्ष की ओर दौड़ पड़े। एक पंक्ति बनाओ, एक एक करके अंदर आओ। अचानक कुछ आवाजें गूंजी। यह स्वाभाविक था कि गु कमरे के बाहर पहरेदार थे। युवा एक एक करके अंदर गए और बाहर आए। अंत में गु कमरे में प्रवेश करने की बारी फेंग युआन की थी। यह कमरा एक रहस्यमयी कमरा था। चारों दीवारों में छेद थे, इनमें से हर एक में एक और चौकोर छेद था। हर छेद का आकार अलग अलग था, कुछ बड़े और कुछ छोटे।
बड़े छेद मिट्टी के बर्तन से भी बड़े नहीं थे, छोटे छेद मुट्ठी से भी छोटे नहीं थे। अनेक चौकोर छिद्रों में सभी प्रकार के बर्तन रखे हुए थे, भूरे पत्थर के बेसिन, हरे भरे जेड बर्तन, उत्तम घास के पिंजरे, मिट्टी के चूल्हे आदि। इन बर्तनों में सभी प्रकार की गु वस्तुएं रखी जाती थीं। कुछ गु चुप थे, जबकि कुछ गु बहुत शोर मचाते थे, चहचहाहट, चटकने, सरसराहट जैसी आवाजें निकालते थे। ये सभी आवाजें मिलकर एक तरह की जीवन सिम्फनी बनाती थीं। गु को भी 9 बड़े स्तरों में विभाजित किया गया है, गु मास्टर्स के 9 रैंक क्षेत्रों की समान अवधारणा का पालन करते हुए। इस कमरे में सभी गुइन रैंक 1 गु हैं। फेंग युआन ने चारों ओर नजर घुमाई, तुरंत इस बात का एहसास हुआ। आमतौर पर रैंक 1 गु मास्टर्स केवल रैंक 1 गु का उपयोग कर सकते हैं। यदि वे उच्च स्तर के गु का उपयोग करते हैं, तो इन मास्टर्स को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा गु को खिलाने की आवश्यकता होती है। उच्च स्तर के गु को खिलाने की उच्च लागत अक्सर कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो निम्न रैंक वाले गु मास्टर्स वहन कर सकते थे। इस प्रकार जो गु मास्टर्स नए थे, वे हमेशा रैंक 1 गु कृमि को अपने पहले परिष्कृत गु के रूप में चुनते थे, जब तक कि कोई विशेष स्थिति न हो। गु मास्टर द्वारा परिष्कृत किए जाने वाले पहले गु का बहुत महत्व है। यह उनका महत्वपूर्ण गु बन जाएगा, जो उनके जीवन को एक दूसरे से जोड़ेगा। यदि यह मर जाता है, तो गु मास्टर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अफसोस, मेरी मूल इच्छा फ्लावर वाइन मॉन्ट के लिकर वर्म को अपने हाथों में लेना और इसे अपने महत्वपूर्ण गु के रूप में परिष्कृत करना था। लेकिन अभी भी फ्लावर वाइन मॉन्ट के कंकाल की मेरी खोज में कोई सुराग नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं इसे कब पा सकूंगा या कोई और कब पा सकेगा। बस सुरक्षा के लिए मैं पहले मूनलाइट गु चुनूंगा। फेंग युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी और वह अपनी बाईं ओर की दीवार के साथ सीधा चला गया। इस दीवार के छेदों की सबसे ऊपरी परत में चांदी की प्लेटों की एक पंक्ति थी। हर प्लेट में एक गु था। ये गु क्रिस्टलीय थे और अर्धचंद्राकार आकार के थे। यह नीले क्वार्ट्ज के टुकड़े जैसा था। चांदी के बर्तन की पृष्ठभूमि के खिलाफ गु एक शांत और सुंदर एहसास देता था। मूनलाइट गु के नाम से जानी जाने वाली गु की यह प्रजाति गुयू कबीले की स्थानीय गु थी और कबीले के कई लोग मूनलाइट गु को अपने महत्वपूर्ण गु के रूप में चुनते थे। मूनलाइट गु प्रकृति का गु नहीं था, यह एक ऐसी नस्ल थी जिसे गुयू कबीले द्वारा गुप्त तरीके से पाला गया था। मूनलाइट गु कहीं और नहीं पाया जा सकता था। यह कहा जा सकता है कि यह गु गुयू कबीले का प्रतीक था। चूंकि यह सभी रैंक 1 मूनलाइट गु थे, इसलिए एक दूसरे के बीच बहुत कम अंतर था। फेंग युआन ने सहजता से एक को चुना और उसे ले लिया। मूनलाइट गु बहुत हल्का था, कागज के एक टुकड़े के वजन के बराबर। कीट ने उसकी हथेली के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर लिया। यह मोटे तौर पर एक सामान्य जेड पेंडेंट के आकार का था। जैसे ही फेंग युआन ने इसे अपने हाथ पर रखा, वह इसके आर पार देख सकता था और अपनी हथेली की रेखाओं को देख सकता था। आखिरी बार देखने पर और उसमें कुछ भी गलत न पाकर, फेंग युआन ने मूनलाइट गु को अपनी जेब में रख लिया और गु कमरे से बाहर चला गया। गु कमरे के बाहर कतार अभी भी काफी लंबी थी। जैसे ही कतार में अगले व्यक्ति ने फेंग युआन को जाते देखा, वह उत्साह के साथ जल्दी से कमरे में चला गया। अगर यह कोई और होता, तो जब उन्हें गु मिल जाता, तो सबसे पहले वे उसे घर ले जाते और जल्दी से उसे परिष्कृत करते। लेकिन फेंग युआन को ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी शराब के कीड़े के बारे में सोच रहा था। शराब का कीड़ा चांदनी गु की तुलना में अधिक कीमती था। हालांकि चांदनी गु गुयू गांव की एक विशेषता थी, लेकिन यह शराब के कीड़े की तुलना में गु मास्टर की उतनी मदद नहीं करता था। गु कक्ष से बाहर निकलने के बाद फेंग युआन सीधे शराब खाने की ओर चला गया। दुकानदार, पुरानी शराब के 2 जार। फेंग युआन ने अपनी जेबों में हाथ डाला और बचे हुए प्राचीन पत्थर के टुकड़े निकाले और उन्हें काउंटर पर रख दिया।
इन कुछ दिनों में वह यहाँ आकर शराब खरीदता, फिर गांव की सीमा पर घूमता और शराब के कीड़े को आकर्षित करने के इरादे से टोह लेता ताकि वह आ जाए। दुकानदार एक छोटा और मोटा अधेड़ उम्र का आदमी था, उसका चेहरा तेल से सना हुआ था। इन कुछ दिनों के बाद उसे फेंग युआन की याद आ ही गई थी। सर, आप आ गए। जब उसने फेंग युआन का अभिवादन किया, तो उसने अपना मोटा और छोटा गोलमटोल हाथ आगे बढ़ाया और कुशलता से प्राचीन पत्थर के टुकड़ों को हटा दिया। जैसे ही उसने उन्हें अपनी हथेली पर रखा, उसने अपना हाथ ऊपर नीचे किया और महसूस किया कि वजन सही था। इसके साथ ही दुकानदार की मुस्कान और गहरी हो गई। आदिम पत्थर इस दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा थे, जिनका इस्तेमाल सभी वस्तुओं के मूल्य को मापने के लिए किया जाता था। साथ ही यह दुनिया के सार का एक संघनित पदार्थ भी था, जिसका इस्तेमाल खुद पर किया जा सकता था, और यह गुमास्टर को उसकी साधना में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि इसमें मौद्रिक गुण और साथ ही उपयोग करने योग्य गुण हैं, इसलिए यह पृथ्वी पर मौजूद सोने के समान था। पृथ्वी पर सोने की मुद्रा मानक प्रणाली है, और इस दुनिया में इसे आदिम पत्थरों से बदल दिया गया था। सोने की तुलना में आदिम पत्थरों की क्रय शक्ति और भी अधिक आश्चर्यजनक है। हालांकि फेंग युआन के इस तरह से लगातार खर्च करने के कारण, चाहे उसके पास कितने भी आदिम पत्थर क्यों न हो, यह पर्याप्त नहीं होगा। हर दिन 2 जार शराब, और अब पूरे 7 दिन हो चुके हैं। मेरी शुरुआती बचत लगभग पूरी तरह खर्च हो चुकी है। फेंग युआन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए शराब के 2 जार लेकर शराब खाने से बाहर निकलते हुए कहा। एक बार जब कोई गु मास्टर बन जाता है, तो वह अपने छिद्र में आदिम समुद्र को भरने के लिए सीधे आदिम पत्थर से आदिम सार निकालने में सक्षम हो जाएगा। इस प्रकार गु मास्टर्स के लिए आदिम पत्थर न केवल मुद्रा का एक रूप थे, बल्कि उनकी साधना में एक पूरक भी थे। पर्याप्त आदिम पत्थरों के साथ साधना की दर बहुत बढ़ जाएगी। यह कम प्रतिभा ग्रेड वाले लोगों के नुकसान की भरपाई कर सकता है। कल मेरे पास शराब खरीदने के लिए आदिम पत्थर नहीं होंगे, फिर भी शराब का कीड़ा दिखाई नहीं देना चाहता। क्या मुझे वास्तव में मूनलाइट गु लेना होगा और इसे अपने महत्वपूर्ण गु के रूप में परिष्कृत करना होगा? फेंग युआन को असंतुष्ट महसूस हुआ। जब वह शराब के 2 जार हाथ में लेकर चल रहा था, तो उसे आश्चर्य होने लगा। अकादमी के बड़े ने कहा, जो पहला व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण गु को परिष्कृत करने में सफल होगा, उसे 20 आदिम पत्थरों का इनाम मिलेगा। अभी मुझे लगता है कि उनमें से बहुत से लोग घर पर अपने गु को परिष्कृत करने और प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात है, महत्वपूर्ण गु को परिष्कृत करना किसी की प्रतिभा की परीक्षा है। जिनके पास बेहतर आदिम प्रतिभा है, उन्हें बेहतर लाभ होगा। मेरी सी ग्रेड प्रतिभा के साथ, बिना किसी विशेष साधन के मेरे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। इसी समय गुयू फेंग झेंग की आवाज ने उसे पीछे से पुकारा। बड़े भाई, तुम सच में शराब खाने में गए थे और शराब खरीदी थी। मेरे पीछे आओ, चाची और चाचा तुम्हें देखना चाहते हैं। फेंग युआन ने अपनी चाल रुकी और पीछे मुड़ा। उसने पाया कि उसका छोटा भाई अब पहले जैसा नहीं रहा, हमेशा सिर झुकाकर बोलता था। अभी दोनों भाई एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे। तेज हवा का झोंका आया, जिससे बड़े भाई के बिखरे हुए छोटे बाल उड़ गए, तथा छोटे भाई के वस्त्र का निचला किनारा इधर उधर लहराने लगा। अभी 1 महीने का छोटा सा समय ही बीता है, फिर भी मनुष्य बदल गया है। जागृति समारोह के 1 सप्ताह बाद बड़े भाई और छोटे भाई में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बड़ा भाई फेंग युआन बादलों से गिर गया, प्रतिभा की उपाधि निर्दयतापूर्वक नष्ट हो गई। और छोटा भाई चमक के साथ खिलने लगा, धीरे धीरे एक नए सितारे की तरह ऊपर उठने लगा। छोटे भाई फेंग झेंग के लिए इस तरह का बदलाव उसकी दुनिया को हिला देने वाला था।
आखिरकार उसने उन भावनाओं को महसूस किया जो उसके बड़े भाई को हुआ करती थीं, लोगों द्वारा उस पर अपनी उम्मीदें लगाए जाने की भावनाएं, जब लोग ईर्ष्या और जलन भरी निगाहों से उसे देखते थे। उसे लगा जैसे उसे अचानक एक अंधेरे कोने से खींचकर रोशनी से भरे स्वर्ग में ले जाया गया हो। हर दिन जब वह जागता था, तो उसे लगता था कि वह एक बहुत ही मीठा सपना देख रहा है। पहले और अब उसके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा था, उसमें दिन और रात जैसा अंतर था, जिससे वह अब तक अपनी वास्तविकता पर विश्वास करने में असमर्थ था, लेकिन साथ ही साथ वह इससे पूरी तरह से अपरिचित भी था। इसे अनुकूलित करना कठिन था। कुछ ही समय में वह अनजान व्यक्ति से एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जिस पर सबकी नजर थी, लोग हर समय उसकी ओर देखते रहते थे। कभी कभी जब फेंग झेंग सड़क पर चलता था, तो वह अपने आसपास के लोगों को अपने बारे में बात करते हुए सुनता था, आवाजें उसकी तारीफ करती थीं। उसका चेहरा गर्म हो जाता था और उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे, उसकी आंखें नजरों से बचने की कोशिश करती थीं, वह लगभग भूल ही गया था कि ठीक से कैसे चलना है। पहले 10 दिनों में गुयु फेंग झेंग दुबला हो गया, लेकिन उसकी ऊर्जा और भी अधिक बढ़ गई। उसके दिल की गहराई से आत्मविश्वास नामक कुछ चीज प्रकट होने लगी। बड़े भाई को पहले भी यही महसूस होता था, एक ही समय में कितना सुंदर और कितना दर्दनाक। वह अपने बड़े भाई गुयु फेंग युआन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। इस तरह के ध्यान और चर्चा का सामना करते हुए उसके बड़े भाई ने इससे कैसे निपटा। वह अवचेतन रूप से फेंग युआन की नकल करने लगा, हर समय भावशून्य दिखने का नाटक करता रहा, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल गया कि वह इस तरह की शैली के लिए उपयुक्त नहीं था। कभी कभी कक्षा के दौरान किसी लड़की के चिल्लाने से उसका चेहरा आसानी से लाल हो जाता था। सड़कों पर बड़ी उम्र की महिलाओं की छेड़खानी के कारण कई बार उसे जल्दी से भागना पड़ता था। वह एक ऐसे बच्चे की तरह था जो चलना सीख रहा था, लड़खड़ाता और गिरता हुआ अपने नए जीवन में ढलने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह अपने बड़े भाई के बारे में सुनने से बच नहीं पाया। वह अवसाद में चला गया, शराबी बन गया, रात को घर नहीं गया, कक्षा में चैन की नींद सो गया। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसका अपना बड़ा भाई, जो कभी बहुत शक्तिशाली था और जिसे महान प्रतिभा का धनी माना जाता था, अचानक ऐसा हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, उसका बड़ा भाई भी एक सामान्य व्यक्ति था। इस तरह की असफलता और बड़ा झटका किसी को भी अवसाद में डाल सकता है। इस समझ के साथ साथ फेंग झेंग को अंदर ही अंदर एक अवर्णनीय खुशी का एहसास हुआ। यह भावना कुछ ऐसी थी जिसे वह स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी यह निश्चित रूप से मौजूद थी। उनके बड़े भाई, जिन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और जो हमेशा उन्हें छाया में रखते थे, इस समय बहुत उदास और हताश व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ से देखा जाए तो यह उनके खुद के विकास का प्रमाण था। न वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे, यह वास्तविक सत्य था। इसलिए जब उसने फेंग युआन को शराब के जार पकड़े देखा, उसके बाल अस्त व्यस्त और कपड़े अस्त व्यस्त थे, तो गुयु फेंग झेंग को राहत महसूस हुई। उसकी सांस भी बहुत आसान हो गई। लेकिन फिर भी उसने कहा, बड़े भाई, आपको शराब पीना बंद करना होगा, आप ऐसे नहीं चल सकते। आपको पता नहीं है कि आपकी परवाह करने वाले लोग कितने चिंतित हैं, आपको जागने की जरूरत है। फेंग युआन भावशून्य था, उसने कुछ नहीं कहा। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। छोटे भाई गुयु फेंग झेंग की आंखें चमक रही थीं, जो एक तीक्ष्ण और तीव्र अनुभूति दे रही थीं। और बड़े भाई गुयु फेंग युआन की दो आंखें गहरे काले रंग की थीं, जो हल्के से एक गहरे प्राचीन तालाब की तरह थीं। ये आंखें फेंग झेंग को एक अजीब दमन का एहसास कराती थीं। कुछ ही देर बाद उसने अवचेतन रूप से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली और कहीं और देखने लगा। लेकिन जब उसे इसका एहसास हुआ, तो उसे अचानक क्रोध का एहसास हुआ। यह क्रोध खुद पर ही था।
तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने बड़े भाई की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। मैं बदल गया हूँ, मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। इन विचारों के साथ उसकी आंखों की तीक्ष्णता वापस लौट आई और उसने फिर से अपने भाई की ओर देखा। लेकिन फेंग युआन पहले से ही उसकी ओर नहीं देख रहा था। दोनों हाथों में शराब का जार पकड़े हुए वह फेंग झेंग के पास से चला गया और एक नीरस आवाज में बोला, तुम और क्या देख रहे हो? चलो चलते हैं। फेंग झेंग की सांसें अस्त व्यस्त हो गईं, उसके दिल में जो ताकत जमा हो गई थी वह अब बाहर नहीं निकल पा रही थी। इससे उसे ऐसा अवसाद महसूस हुआ जिसे बयान करना मुश्किल था। यह देखकर कि उसका बड़ा भाई बहुत आगे निकल गया है, वह अपनी गति को तेज करके उसके साथ चलने लगा। लेकिन इस बार उसका सिर नीचे नहीं था, बल्कि सूरज से मिलने के लिए ऊपर उठा हुआ था। उसकी नजर अपने पैरों पर टिकी हुई थी जो उसके बड़े भाई फेंग युआन की परछाई पर